मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी मेजबान हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? वी होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं। हिना ने छतरी इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि आज बारिश हो रही है लाहौर में, कुछ इलाकों में तो जहाँ हमारा ऑफिस है इसके नजदीक भी बारिश हो रही है। और हिना आप जब घर से निकली तभी बारिश हो रही थी ना? तब भी बारिश, रास्ते में भी बारिश होती रही, बारिश हो रही थी, रास्ते में भी बारिश हो रही थी, आते हुए भी हो रही थी ना? आते हुए तो भी इसलिए छतरी का ये सहारा था हिना को। तो काश ये बारिश कल भी हो जाती है ना जमील? कहाँ भला? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में अगर ये बारिश हो काश जाती, ये बारिश कल ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाती और जो फाइनल मैच था कल का वो रिजर्व डे पे चला जाता। Exactly. बस बारिश खत्म हो गई, बारिश खत्म हो गई है। तो लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर रिजर्व डे पे चला भी जाता मैच और रिजर्व डे वाले दिन भी बारिश हो जाती फिर क्या होता? फिर क्या दोनों चैंपियंस होते ना? फिर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक दोनों टीम्स जो है, जिस पे हम इरफान साहब से भी बात करते रहे, वो हमें बताते रहे कि फिर जो है वो दोनों टीम्स जो हैं वो विनर्स करार दे दी जाएंगी। अल्लाह का भी तो कोई रूल है ना कि रात पूरी बारिश होती रही और अगले दिन भी 95% चांसेस थे, ठीक है, और पूरा क्लियर था वेदर और पूरा मैच हुआ जी, कोई ओवर भी कम नहीं हुए बिल्कुल। और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आधा मैच हो फिर बीच में बारिश हो जाए, बारिश की वजह से मैच में खलल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारी मीम्स भी फिर हमने सोशल मीडिया पर देखी, कहा यह जा रहा था कि जी वेदर जो बता रहे थे वहां के लोग कि बारिश की प्रिडिक्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो भी है जमील, हमें अपनी टीम से प्यार है, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। बहुत अच्छा खेला बॉलर्स ने, बहुत अच्छा खेला, नो डाउट बहुत अच्छी फाइट की। बैटर्स हमारे फिर रह गए, जिस तरह हमेशा से बात की जाती है, कोई टोटल स्कोर भी ना कर सके, प्रेशर भी था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की। एटलीस्ट पाकिस्तान 10 विकेटों से नहीं हारा ही ना, बिल्कुल। एटलीस्ट हम 10 विकेटों से नहीं हारे, मैं चीख के बताना चाहता हूं। एंड वी प्लेड रियली वेल, हमने बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत टफ टाइम दिया हमने इंग्लैंड की टीम को। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो जब आखिरी ओवर्स में मैच फंसा हुआ था तो जरा अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन थी, तो हमारे जो है ना बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और बहुत सारे लोग मैच फंसा भी एक जगह मैच फंसा भी, और काश हम उस मौके पे अगर सस्टेन कर जाते तो शायद लास्ट ओवर्स में चौके छक्के ना पड़ते। अच्छा जमील, हम लोग पहले बात कर रहे थे, पड़ोसी मुल्क की हम बात कर रहे थे कि उनके फैंस जो है वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं और जिस तरह से उनका रद्द अमल सामने आया, यहाँ पर मैं पाकिस्तानी अवाम को क्रेडिट देना चाहूंगी कि बहुत ग्रेसफुली उन्होंने इस डिफीट को एक्सेप्ट किया। बिल्कुल भाई कांग्रेचुलेशंस, इंग्लैंड को बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इसके साथ साथ हमारी टीम को भी बहुत मुबारक हो, इतना अच्छा परफॉर्म किया और इतने अच्छे तरीके से फाइट किया। और फिर पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से हमारे प्लेयर्स को सराहा, जिस तरह से उनको अप्रिशिएट किया, तो ये अगर हम जीत नहीं भी सके ट्रॉफी तो आई वुड से हमारे लिए रनर अप हैं। जी जी, हम फाइनल खेला हमने, और आपके वाली बात के कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंग्लैंड और एंड कांग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि हमने फाइनल खेला है और हम बहुत सी टीमों की तरह फाइनल से पहले ही बाहर नहीं हो गए। और खैर T20 वर्ल्ड कप 2022 का मेला खत्म हो चुका है और भरपूर अपसेट्स के बाद बिलाखिर इंग्लैंड 2022 के वर्ल्ड कप का चैंपियन बना, ट्रॉफी अपने घर लेकर गया और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि हमने फाइनल मैच खेला। अच्छा कल हिना, जिस हम बारिश की बात कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक तो बारिश होगी, अच्छा दूसरा चूंकि उस टाइम बारिश नहीं हुई और मैच भी हुआ, पूरे ओवर्स का हुआ, तो तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। बिल्कुल, बहुत सारे पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, इंग्लैंड के फैंस भी थे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस भी थे। अच्छा फिर सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी, मैंने कुछ पिक्चर्स देखी जिसमें इंडियन लोग आए हुए थे और इंडियन किट में आए हुए थे और सपोर्ट वो पाकिस्तान की टीम को कर रहे थे, और हाथ में उनके एक प्लेकार्ड भी था जिसपे लिखा हुआ था कि हम अपने नेबर को सपोर्ट करने आए हैं। ये सबसे अच्छी मुझे जो है ना वो पॉजिटिव जो है ना चीज भी हमें देखने में मिली, बिल्कुल। और मिली नगमे जो है वो लोग गा रहे थे और स्टेडियम के बाहर जितने भी स्पेक्टेटर्स थे जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स थे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए वहां पर आए हुए थे, वो हमें बिल्कुल मायूस नहीं नजर आए, बल्कि वो मिली नगमे गुनगुनाते हुए नजर आए, टीम को चीयर अप करते हुए नजर आए। और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारी अगर डिफीट भी थी, हमने बहुत अच्छा खेला और हमारे फिर लोगों ने, हमारी कौम ने उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। ये बार-बार जो आप ग्रेसफुली कह रही हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये आप क्यों कह रही हैं। बस समझदार के लिए इशारा। अच्छा आपको पता है ग्रेसफुली के बाद एक नया ट्वीट आ गया जी, कारमा का।
वो देखा आपने? हाँ, बिल्कुल देखा है। और उस पे रिप्लाई हमारे तुर्किश ब्रादरान कर रहे हैं कि दिस इज नॉट कारमा, एटलीस्ट 10 विकेटों से तो नहीं आ रही ना। खैर छोड़े। और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान ज़हीर साहब, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और थ्रू आउट हमारे साथ ये रहे, हमें मैच के हवाले से तज्जिए देते रहे और फिर उन्हें ट्रांसमिशन भी किया हमारे साथ, बहुत जबरदस्त तज्जिया देते रहे। और वैसे इरफान साहब ने प्रिडिक्ट कर दिया था, तमाम प्रिडिक्शन जो हैं वो सही साबित हुई। बस एंड में जो है वो मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई, लेकिन मुझे कोई खास खुशी नहीं है इस चीज की कि मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो गई। पाकिस्तान जीतता तो मुझे शायद ज्यादा खुशी होती। I'm sure. तो ये जो वैसे एक प्रेडिक्शन की जो जंग है ना, उसमें मैंने ये जरा एक जुमला उसमें ऐड कर दिया। इरफान ज़हीर साहब कैसे आप? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई, मेरी आखिरी प्रेडिक्शन गलत साबित होगी, जिसपे काफी मायूसी भी है। शायद वो जो पेट्रियोटिज्म था हमारा उसी रो में बह गई ये प्रेडिक्शन। कोई बात नहीं इरफान साहब, फिर भी जितने आप हमें ऑप्टिमिस्टिक नजर आए, जितने आप पॉजिटिव नजर आए, वो बहुत मैटर करता है और हम आपके तज्जियों को भी सराहते हैं। इरफान साहब, लेकिन थोड़ी सी कल के मैच की बात करते हैं। बताइएगा कि हमारी हार की आप क्या समझते हैं, असल वजह क्या बनी? देखिए, इसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन की जा सकती है। सबसे पहले तो शायद ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे पहले बैटिंग करने के लिहाज से। जैसे टॉस हारे तो इनके बाद बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ना एक डाउन होगी। फिर मेरा मानना ये था कि अगर थोड़ी सी विजिलेंट बैटिंग करते और 150 160 किसी तरह कर लेते तो मैच का इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो होता। सबकी शॉट सिलेक्शन अगर आप देखें तो किसी को भी उन्होंने इस तरह आउट नहीं किया कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग के साथ आउट किया हो। हाँ, ऑल्दो के वो एक पूरे प्लान के साथ आए। मुझे तो ऐसे लग रहा था सैम करन जैसे कंप्यूटर के अंदर बॉलिंग करते हैं ना, अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप बॉल करते हो, हिट लगती है, सीधा फील्डर के पास जाता है, तो कंप्यूटराइज बॉलिंग नजर आ रही थी। और हमने फिर देखा कि हमारे बैट्समैन ने किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की। खासतौर पे हम बाबर आजम की बात करें तो सबसे पुअर शॉट हमारे कैप्टन की तरफ से देखी गई कि आपके ओपोनेंट टीम्स ने काम करके आए हैं कि आप गुगली में फंसते हैं। इवन कमेंटेटर ने कहा कि ये दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इसको गुगली खेलनी नहीं आती। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा लंबिया फिक्रिया, और जिस तरह की इन्होंने बड़ी बेड किस्म की शॉट खेली। फिर उसके बाद आने वाले तमाम बैटर, चाहे शान मसूद की शॉट सिलेक्शन देख ले, शादाब की शॉट देख ले, नवाज की शॉट देख ले, इफ्तिखार ने तो सुभान अल्लाह वो 6 बॉलों पे कोई रन नहीं बनाया। वो मेरा ख्याल है कि मैच का टर्निंग पॉइंट था वो ओवर, वो मिडिल खेलना और फिर बाद में आउट हो जाना, वो शायद आपका जो 10-12 रन का डिफरेंस था। और फिर हमारी बदकिस्मती ये कि जब हम चेस करने के रन रोकने की तरफ आए, फिर भी एक चांस था, हमारे बॉलर ने बड़ा अच्छा किया, उधर पूरी कैप्टनसी आ गई। जब आपने पावर प्ले के 3 आउट कर लिए थे, आपने क्या करना था, एक एंड से कंटिन्यूसली अटैक रखना था। तो हमने देखा कि उसने दोनों एंड ओपन कर दिए, यानी कि आपके तीनों पेस अटैक, हारिस रऊफ, शाहीन और सब मोहम्मद इवन नसीम शाह भी अच्छी बॉल कर रहे थे। आपने एक एंड से शादाब को लगा दिया, एक एंड से आपने जूनियर को लगा दिया। तो उधर करना क्या था कि 1 या 2 ओवर आप शाहीन का करवा सकते थे या आप उसमें से हारिस रऊफ का करवा सकते थे, क्योंकि जैसे आपको याद होगा मैंने दोनों दिन बात की कि पाकिस्तानी टीम को मैच जीतने के लिए 3 विकेट चाहिए। हेल्स, बटलर और बेन स्टोक की 2 आपने आउट कर लिए थे, तीसरी सिर्फ विकेट आपने बेन स्टोक की लेनी थी। अगर आप वो विकेट किसी तरह 7वें या 8वें ओवर में ले लेते तो आप बिलीव ऑन मी ये वर्ल्ड कप आज आपके पास होता। बट वो मेरा ख्याल है कि कैप्टन की वही अप्रोच कि वो 137 रन की टोटल को भी बॉल के साथ रोकने के लिए जा रहे थे। ये एक बच्चे को भी क्रिकेट आप समझाएंगे, उसको भी पता होगा कि ये हम रन नहीं रोक सकते। उनके नंबर 10 तक बैटिंग थी उनकी, क्रिस वोक्स जो है वो 10वें नंबर पे आते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती ये थिंक टैंक क्या करना था, क्या गेम प्लानिंग थी। और हमारी किस्मत जब आप ग्रेट क्रिकेट नहीं खेलते तो फिर आपकी किस्मत इतनी खराब थी कि शहीद शाह अफरीदी के ऊपर जो आप आखिर में रिलाई कर रहे थे वो भी इंजर्ड हो गई। मैं एग्जैक्टली इस तरफ आ रहा था आप, क्योंकि आपकी बात सही है कि बाबर की कप्तानी पे बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि ना ओपनर्स चले ना मिडिल ऑर्डर चला और लास्ट बैटर्स पर हम तकिया करके बैठे हुए थे। और आप देखें कि आखिरी 4-5 ओवर्स हमने किस तरह डॉट बॉल्स दी, और जब हम बॉलिंग अटैक पर आए तो उसमें भी आखिरी 4-5 ओवर्स में गेम ने पासा पलटा। तो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी कितना बड़ा सेटबैक था हमारे लिए, और क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना ही नहीं चाहिए था इस वर्ल्ड कप में, रेस्ट देना चाहिए था? जी, मैंने शुरू में ही हमने बात ही की थी कि एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास हो लेकिन फिट ना हो तो उसको नहीं खिलाना बनता।
आप देखें ये उस प्लेयर के साथ भी जाती है, टीम के साथ भी जाती है। उसके साथ इसलिए जाती है कि खुदा ना खास्ता वो अगर उसकी इंजरी प्रलॉन्ग कर जाती है तो वो आपका कैरियर हो सकता है। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट पीसीबी चेयरमैन साहब ने ये दिया कि इमरान खान इंजर्ड थे वर्ल्ड कप का 92 का फाइनल खेले। भाई इमरान खान का कैरियर खत्म हो रहा था, वो उनके कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट था। मेरा ख्याल है वो 92 वाली ना निशानियां सारी पूरी कर रहे थे। वो पूरी करते करते उन्होंने बच्चे के कैरियर पे दांव पे लगा दिया। और अगर खुदा न खास्ता ये इसकी इंजरी बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है, तो उसका कैरियर खत्म हो सकता है। तो इमरान खान तो इसलिए खेले ना कि उनका आखिरी टूर्नामेंट था और उनको पता था कि मेरा एज ए कैप्टन खेलना बहुत जरूरी है। अगर इंजरी बढ़ भी गई तो मेरा कैरियर तो खत्म है। तो शहीन शाह अफरीदी को तो आपने बिताना अपने अगले 10-15 साल के लिए। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा रॉन्ग डिसीजन था मैनेजमेंट की तरफ से। और आपको किसी ऐसे लड़के को लेके जाना चाहिए। तो शायद आपको ये भी याद होगा, हमने बात की थी कि इन विकेट्स के ऊपर आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए। आमिर या वहाब में से कोई एक होना चाहिए था, शर्जील का होना चाहिए था। खैर अब ये पास की बातें हैं, क्या होना चाहिए था, लेकिन ये कुछ मिस्टेक थी। ये अब इसलिए दोबारा रिपीट करें हम कि अब आगे आपने दोबारा टीम बनानी है। शायद आपको चाहिए कि अपनी दाद से थोड़ा सा बढ़ के सोचें। पाकिस्तान की टीम है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हमारे किसी बैटर ने किसी से शॉट नहीं लगी। इवन उन्होंने जो आउट भी किए वो दायरे से 15-20 मीटर आगे खड़े थे फील्डर, और हमारी अपनी तरफ से पूरी शॉट मार देते तो बाउंड्री तक बॉल नहीं जा रही थी। बिल्कुल, तो ये इनकी पावर हिटिंग की एबिलिटी को बताती है कि हमारे प्लेयर्स के पास पावर हिटिंग की एबिलिटी नहीं है। सिर्फ हमें वो एक शान मसूद के छक्का याद है जो उसने थोड़ा आगे निकल के स्पिनर को मारा। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जिनके पास पावर हो, जिनके पास बड़ी शॉट्स खेलने की एबिलिटी हो। अब वो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर लेकिन इरफान साहब आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच याद करें, उसमें यही हमारे बैटर्स थे और खुल के शॉट्स लगा रहे थे, बाउंड्रीज पार भी हो रही थी। आपको लगता है कि ये फाइनल का एक प्रेशर था या सिर्फ हारिस ही थे जिन्होंने ये प्रेशर नहीं लिया? नहीं, देखिए न्यूजीलैंड की जो आप मैच की बात कर रहे हैं उसमें बाउंड्री छोटी थी। वो सिडनी की विकेट थी और बैटिंग विकेट थी। वो ये थोड़ी सी डिफरेंट पिच आई। एक तो बाउंड्री की डायमेंशन बड़ी होगी, दूसरा ये बाउंसी पिच थी। लेकिन हम मार ही नहीं रहे थे। हमारे बैटर्स जो हैं वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे मारने की। नहीं, लग भी नहीं रही थी। वो ट्राई तो कर भी रहे थे, जिसने मारने की ट्राई की उसने कैच दे दिया। उसे बॉल भी। तो ये मेरा ख्याल है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो हर तरह की कंडीशन पे खेलते हो। अगर आपके जो ओपनर से लेके बॉटम तक सारे एशियन कंडीशन वाले बैट्समैन हैं तो ये इसका मतलब है कि दे हैव टेक्निकली फ्लॉज इन देयर बैटिंग। तो आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो हर कंडीशन को साथ खेलना जानते हो, उनकी एबिलिटी रखते हो। अब आपका ऐसा टाइम नहीं है कि आप एक ही तरह के बैटर लेते रहे, जो घुटनों में बॉल आती जाए उसको वो खेलते रहे। जैसे रिजवान की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में पूरी टीम ने प्लान करके रखा उनसे। स्वाय एक मैच में जहां बैटिंग विकेट थी उस पर रन किया उन्होंने। जैसे ही आपको बैटिंग विकेट से आप बाहर गए तमाम मैचेस में आप फ्लॉप हो गए। यही लाइकवाइज बाबर के साथ भी वर्किंग करके आए। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा लंबिया फिक्रिया है कि एक आपके पास स्पोर्ट बची है, उसके अंदर भी आप नेपोटिज्म का शिकार कर रहे हैं। जो फेवरेट लड़के हैं उनको डालते हैं, नहीं है उनको बाहर निकाल देते हैं। फिर मैं बार बार कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम है, इसके साथ आप जाती नहीं कर सकते। राइट पर्सन को राइट जॉब लगाएं, चाहे वो मैनेजमेंट के अंदर बात है, चाहे वो प्लेयर्स की हद तक बात है। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अदरवाइज ये टीम इसी तरह जोल्ट खाती रहेगी, कभी एशिया में जीत जाएगी, मार पड़ेगी, इसी तरह ही चलता रहेगा। इरफान साहब थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे इस चीज को एंड करना चाहूंगी। बताइएगा कि फाइनल में पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट था और फिर हमारी टीम ने जिस तरह से खेला, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया और फिर अपनी डिफीट को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और दुनिया इस चीज का एतराफ कर रही है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये एक अच्छी चीज आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह 2 मैचेस शुरू के हारने के बाद इन्होंने अपने आप को बिल्कुल गिराया नहीं, थोड़ा मोराल को हाई रखा। तीनों मैचेस में फाइट भी की इन्होंने, 3 मैच जीते कंटिन्यूसली। फिर आपका देखे ना, वो कहते हैं लक फेवर द ब्रेव। वो लक ने भी आपको फेवर इसलिए किया कि आप थोड़ी सी अग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू किए। आपको न्यूजीलैंड का मैच वो बड़ा क्रूशियल था। नीदरलैंड ने आपको पॉसिबिलिटी निकाल के दी, आप सेमीफाइनल खेले, सेमीफाइनल अच्छा खेले। अगेन जब बड़ा मैच आया, जब टाइटल एक कदम आपसे दूर रह गया था, फिर आप उसी शहर में चले गए, डरे हुए, स्केर्ड, पता
नहीं क्या होगा। हालांकि क्रिकेटर, मेरा भी मानना यही था, सब एनालिस्ट ये कह रहे थे कि प्रेशर हमारे पे कम है, इंग्लैंड पे ज्यादा है, क्योंकि हम जिस पोजीशन से आए थे हमने तो सिर्फ आगे अटैक करना था। आप फिर उसी चल से चलेंगे, आप फिर उसी स्टेट ऑफ माइंड में चलेंगे कि हाँ पता नहीं हम आउट हो गए तो क्या हो जाएगा, अच्छा रन ना हुए तो क्या हो जाएगा। तो वो देखा कि इवेंचुअली आप ना टोटल कर पाए, और फिर पुअर कैप्टनसी मैं कहूंगा बॉलिंग चेंजिंग के अंदर। अगर आप वो 2-3 ओवर, सिर्फ 2-3 ओवर आप थोड़ा अटैक करते 7वें, 8वें और 9वें ओवर के अंदर, और अगर आप बेन स्टोक्स की विकेट ले लेते, बिलीव ऑन मी ये वर्ल्ड कप आज हमारा होना था। बट वो कैप्टन की वही अप्रोच कि मैंने रोकना है, ये रोकने वाली क्रिकेट नहीं है T20। आप 137 रन कैसे हैं, वो भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप का। तो ये मेरा ख्याल है। और आप ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जैसे फिटनेस की हमने बात की है, अगर आपका प्लेयर नहीं है तो ना खिलाए उसके साथ, उसके कैरियर के साथ ना खेले। बुमराह को देखें, उन्होंने बचाया, उन्होंने उसको अगले कैरियर के लिए बचाया, वो भी खिला सकते थे इंजर्ड प्लेयर को। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपनी कैप्टन का बेसिकली मैं कहता हूं कि इन चीजों को देखिए और उसका लेके चले। इरफान सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और कल के मैच पर अपना तजिया दिया। पुअर कैप्टेंसी थी, यकीनन बॉलिंग में चेंजिंग्स की गई और शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी और उसके बाद हमारे बैटर्स की पुअर परफॉर्मेंस, ये सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने फाइनल मैच खेला है और यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके वाली बात कि अगर हम पॉजिटिवली इसको देखें और तनकीद अपनी जगह, ठीक है, तनकीद तो हमारी टीम है और हमने ही तनकीद नहीं करनी। हेल्दी एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट टू, लेकिन तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। हम अपनी टीम पे जो है ना बहुत फख्र करते हैं और इतना अच्छा उन्होंने फाइट किया। और जो हमारा स्टार्ट था इस वर्ल्ड कप का, अगर उसको देखा जाए तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। 2 मैच हम आखिरी रन पे हारे हैं और हमने पूरी फाइट के साथ मैचेस खेले और फाइनल मैच भी हमने बहुत फाइट के साथ खेला है। तो खैर हम एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आलिया रशीद साहब हमारे साथ होंगी और उनसे हम फिर क्रिकेट पे बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हारने की वजह क्या है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और अब आलिया रशीद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आलिया साहिबा, आपसे हम जानेंगे कि हमारी हार की क्या वजूहात है, क्या गलतियां कल हमसे हुई जिसकी वजह से हम फाइनल हार गए। देखिए, इशू ये है कि अगर हम टॉस से स्टार्ट करें, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम टारगेट सेट करने में, कभी भी पहली बैटिंग करने में अच्छे नहीं रहे और हमने ये देखा है थ्रू आउट। ये कंफर्टेबल होते हैं जब चेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है सामने और उसी माइंडसेट के साथ हमारे जो बैटर्स हैं वो जाते हैं बैटिंग करने। तो थोड़ा सा तो झटका पहले इसी पे ही लगा कि हम टॉस हार गए। उसके बाद फिर हमारी जो पावर प्ले में परफॉर्मेंस थी, जिसके ऊपर हम लोग कंटिन्यूसली सारे जर्नलिस्ट भी और सारे एक्स क्रिकेटर्स भी बात कर रहे थे कि बाबर और रिजवान का जो स्ट्राइक रेट पावर प्ले में है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमेशा मुश्किलात होती हैं। पिछले मैच में सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेले मगर ओवरऑल वो फंस जाते हैं। और अगर कोई टीम 49 डॉट बॉल खेल रही है तो 120 गेंदों में तकरीबन आप 50 गेंदें जो हैं वो आपने डॉट खेल ली। बिल्कुल। तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लें कि आपका जो स्ट्राइक रेट है या आपका जो रन रेट है वो कितना नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड हमने ये देखा कि हारिस जो हैं वो नौजवान प्लेयर हैं, ज़ाहिर है 80,000 का क्राउड है, फाइनल है, वो उस प्रेशर को उस तरह टैकल नहीं कर सके। बॉलिंग ज़ाहिर है इंग्लैंड बहुत अच्छी कर रही थी लेकिन हारिस आज उस तरह से शॉट्स नहीं लगा सके। वो कोशिश कर रहे थे लेकिन चूंकि थोड़ा हाइपर एक्टिविटी माइंड में चल रही होती है प्रेशर की वजह से, तो वहाँ हमने देखा कि वो उस तरह नहीं खेल पा रहे थे। और फिर मुझे ये समझ नहीं आई थी कि जब इन्होंने इफ्तिखार को भेजा सामने, क्या नाम है उनका जो बॉलर हैं, स्पिनर लगे हुए थे जी, और आदिल रशीद, और उस वक्त उनको चाहिए था कि शादाब को या नवाज को भेजते जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन वहाँ पे भी हमने ये देखा कि इफ्तिखार को भेजा। ये और बात है कि इफ्तिखार जो है वो 0 पे ही आउट हो गए। और उसके बाद फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरे नज़दीक की पॉइंट है, वो ये है कि इन कंडीशंस में ये साफ नज़र आ रहा था शुरू के 2-4 प्लेयर्स को देखने के बाद, जिस तरह शान भी खेल रहे थे, कि अगर आप ग्राउंड शॉट्स खेलेंगे तो यहाँ आप रन बना लेंगे, लेकिन अगर आपने हवा में खेलने की कोशिश की तो ये रिस्क होगा। डबल पेस पिच लग रही थी और दूसरा ये कि बाउंड्रीज इतनी बड़ी थी
कि वहाँ पे हमारे प्लेयर्स के लिए मुश्किल ही नजर आ रही थी बड़े शॉट्स खेलना। तो अक्लमंद लोग वो तो होते हैं कि वो अपनी इनिंग्स बनाते हैं, अपनी बॉल्स को जाया नहीं करते, वो सिंगल डबल लेके चलते हैं जी। तो चाहे हमारे प्लेयर्स ने मुसलसल विकेटें जो हैं वो उनको दी हवा में खेलने की वजह से, चाहे शादाब हो, शान हो, नवाज हो, जो भी आया उसने आगे इसी तरह किया, जो कि अजीब सेंसलेस सी बात है मेरे नजदीक कि मैनेजमेंट वहाँ बैठी है। आप उसको बताएं भाई, आपको नजर आ रहा है कि अगर हमें टेलीविजन पर बैठ के पता चल रहा है तो वहाँ पे ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे डगआउट पे बैठे हैं और वो अपने प्लेयर्स को ये ना बता सकें कि आपको कैसे खेलना चाहिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे नजदीक। You're right, बिल्कुल। और ये बात भी आपकी सही है कि 120 में से अगर 49 गेंदें हम डॉट ही दे देंगे तो फिर हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी और टोटल हम क्या कर सकेंगे। यही मैं कहना चाह रहा था कि 14-15 ओवर्स तक तो आलिया साहिबा ऐसा लग रहा था कि शायद हम 150-160 तक स्कोर हमारा टोटल बनेगा, लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा। बिल्कुल उसी की मैंने निशानदेही की ना। अब शान मसूद इतना अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, शादाब जब आए तो हम बहुत उम्मीद थी कि अब ये आखिरी 5 ओवर इनके पास हैं तो कम से कम ये 150 तक तो पाकिस्तान बहुत आराम से बना सकता था, ठीक है। और उसके बावजूद सब ने अपनी विकेट थ्रो की हैं और किस चक्कर में किए हैं कि वो तेजी से रन बना लेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सके, आप उसको समझ ही नहीं सके कि उस वक्त पिच जो है वो क्या किस तरह से बिहेव कर रही है। और बॉलर जो हैं वो आपको जाहिर सी बात है वो फाइनल खेल रहे हैं, वो आपको देखें सैम करन ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है, टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर करार पाए हैं वो, और रन भी उन्होंने इतने कम दिए और विकेटें भी ली। और हमारे जो बैटर्स हैं मतलब वो उनको नजर आ रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सबके माइंड बंद हो गए। ये प्रेशर होता है असल में जो आपको ये चीजें जो है आपसे करवाता है, इसमें गलतियां भी होती हैं। तो एनी हाउ जो अच्छी बात ये है कि अफसोस बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि हमारे बॉलर्स ने जो है वो इंडिया की तरह 10 विकेट तो नहीं ना प्लेट में रख के दे दी, उससे तो नहीं है ना। हमने फाइट की और हमने आखिर वक्त तक फाइट की। बेन स्टोक्स जो है वो बहुत लकी रहे हैं, 3-4 दफा वो आउट होते होते बचे हैं, ठीक है, मगर हमारे हम उनको उस तरह आउट नहीं कर सके, लेकिन एंड तक हमने फाइट की। फिर शाहीन शाह अफरीदी का जो अनफॉर्चुनेटली उनका जो बाहर जाना है, मुमकिन है कि उनका आखिरी ओवर जो है वो मैटर करता, मुमकिन है हमें 1-2 विकेटें और मिल जाती, लेकिन ये नहीं हो सका। मगर फिर भी खुशी ये है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने फाइट की है, कितना कम स्कोर को आलिया साहिबा आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये भी समझना जरूरी था कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही थी। गेम अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बताइएगा कि कल शाहीन शाह जब इंजर्ड हुए, क्या उनको खिलाना वाज द राइट ऑप्शन, राइट चॉइस, और अब ये जो उनकी इंजरी है ये क्या लॉन्ग टर्म तो नहीं हो जाएगी? के बावजूद जी है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, जो प्लेयर्स कितना खेल रहे हैं, कितनी क्रिकेट खेलेगा एक इंसान, और क्या हमें रोटेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या हमें दूसरे प्लेयर्स को साथ साथ चांस डेवलप करना चाहिए, उससे प्लेयर भी डेवलप होते हैं। मगर हमारे प्लेयर्स का ये भी मसला है कि वो थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो इस वजह से इनसिक्योर हो जाते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम ये रहा है कि अगर कोई टीम से एक दफा चला जाता है, निकल जाता है, तो उसको वापस आने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पीछे फिर कोई ना कोई आके उसकी जगह ले लेता है। इस वजह से ये जो है ये हमने शाहीन खेले भी हैं, और शाहीन को हमने अनफॉर्चुनेटली या कह लें कि मजबूरी में हमने उनको खिलाया, क्योंकि इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं था। मगर हम उम्मीद यही करते हैं कि ये उसके करियर पे असरअंदाज नहीं होंगे ये फैसले। और आगे आपको पता है कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ रही है, इंग्लैंड पहुंच रहा है पाकिस्तान, और बहुत बड़ी सीरीज है, तो शाहीन शाह अफरीदी का फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। You're right, बिल्कुल। हम अगर उस टेस्ट सीरीज को भी अगर हमने खेलना है तो शाहीन शाह अफरीदी का होना भी उस टेस्ट सीरीज में जरूरी है, लेकिन ये बात भी सही है कि चूंकि वो इंजर्ड है तो उनको रेस्ट की बहुत जरूरत है। अच्छा आलिया साहब, अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। पूरी कौम उदास है कि हम फाइनल नहीं जीत पाए, ट्रॉफी घर नहीं आई, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान का फाइनल में पहुंच जाना और ये फाइनल खेलना ये कितना अच्छा था हमारे लिए, कितना फॉर्चुनेट था?
बाहर खेले तो नहीं पहुंचे ना, हमारे प्लेयर्स ने बड़ी एफर्ट की है। हमारे प्लेयर्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह मैच जितवाया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जिस तरह खेले हैं, बिल्कुल बहुत बादशाहों की तरह खेले हैं, बड़े तगड़े होकर खेले हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और चीज़ों में से पॉजिटिव भी आप निकाल सकते हैं, नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। नेगेटिव सिर्फ इसलिए होता है कि आप इम्प्रूव कर सकें, अपनी गलतियों पर काम कर सकें और बेहतर नेक्स्ट टाइम आए तो आप बेहतर तरीके से आए। मगर पॉजिटिव ज्यादा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो 2 मैचेस अपने शुरू के हार जाती है इंडिया और जिम्बाब्वे से, और उसके बावजूद सेमीफाइनल में आ जाती है। ये तो मिरेकल था बेसिकली। हम एक्चुअली फाइनल तक पहुंचने का तो कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था। तो अगर पहुंचे हैं और अच्छी फाइट से जीते हैं तो इसमें कोई मेरा ख्याल है बिल्कुल उदास होने की बात नहीं है, खुश होना चाहिए। इवन बेन स्टोक्स कह रहे हैं कि ये फाइनल में ये स्कोर करना इतनी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ बड़ा मुश्किल लग रहा था उनको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम एक अच्छा यूनिट बन रही है, बस अपनी जो कमजोरियां हैं जहाँ पे, जो कि हमें ज्यादातर नजर आ रही हैं बैटिंग में, और उसमें जो फैसले हैं कि किस प्लेयर को कहाँ आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को काम करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। आलिया रशीद साहिबा, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। और आलिया साहिबा भी जिस तरह कह रही थी कि हमें बिल्कुल उदास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। हम वर्ल्ड कप हारे नहीं, लेकिन हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। और मीम्स में से एक मीम ये भी बड़ी चल रही है कि कोई बात नहीं, अगर इंग्लैंड चली गई है ट्रॉफी, पाकिस्तान आ जाती है इंग्लैंड में, कोई बात नहीं, घर वाली बात है, एक ही बात एक ही बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें पॉजिटिव होना चाहिए, कोई बात नहीं। आपको पता चल गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी 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 जी, घर वाली बात समझ आ गई है ना आपको? फिर आप कहती है मैं पॉलिटिक्स घुसा देता हूँ हर जगह। तो इसलिए मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, लेकिन घर वाली बात है। घर वाली बात, दूसरा घर है, इलाज कराना है, पहुंच जाओ, ट्रॉफी देखनी है, उधर पहुंच जाओ, मतलब घर वाली बात है, कोई बात नहीं। जमील, वैसे आपकी ये अप्रोच भी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव रहना चाहिए। ट्रॉफी घर ही आई है। बिल्कुल। अब ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। और अब बात करते हैं थोड़ी सी खानों की जो बात होती है, बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं, थोड़े खाने पीने की बात है ना, भूख लगी। और अगर आपको भूख की आप बात करें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नाश्ते का, उसकी थोड़ी सी पहले हिस्ट्री बता देते हैं। कचौरी, ठीक है, लेकिन मैं बहुत प्रोड्यूसर साहब ने मुझे फौरन से करेक्ट किया कि नाश्ता नहीं है। मैं यहाँ पर ये बताती चलूं कि ये जो इसकी हिस्ट्री है ना, आपको मैं नाश्ते में भी खा लूंगी, मैं नाश्ते में भी खा लूंगी, और ये खाई भी नाश्ते में जाती है, क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री है जमील, आज हम बात करें कचौरी की। कचौरी की जो हिस्ट्री है, इट कम्स फ्रॉम राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि नाश्ते में लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। राज कचौरी का हमने एक प्रॉपर पैकेज तैयार किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राज का मतलब क्या होता है? राज का मतलब होता है हिंदी में रॉयल, और ये डेलिकेसीज में से एक हुआ करती थी, पैलेसेस में सर्व की जाती थी, और आज भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये नाश्ते का एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन समझा जाता है जब लोग नाश्ता करने जाते हैं। और इसमें डिफरेंट फिलिंग्स होती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। अच्छा, लेकिन इंडिया में ये नाश्ता समझा जाता है। अच्छा, नहीं, वो नाश्ते वाली जो कचौरी है ना, you're right, वो जो नाश्ते वाली कचौरी है ना, मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा, नमकीन सी होती है, जीरा भी होता है, फूली भी होती है। Exactly. लेकिन उसी फूली हुई कचौरी से एक और नया आइटम मार्केट में आया, राज कचौरी। ठीक है, ये राज कचौरी भी ऐसी कचौरी है, लेकिन उसके अंदर दही बल्ले, सवैयां, काफी कुछ भरा होता है। ठीक है, और उसका नाम दिया गया राज कचौरी का। ये तो मैंने खाई नहीं कभी, तो आप लोगों ने खाई? आए मिलके खाते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। जी, वैसे तो आपने बहुत सारी कचौरियों के बारे में सुना होगा, जिसमें कीमा कचौरी, आलू कचौरी, दाल की कचौरी शामिल हैं। लेकिन आज हम ऐसी कचौरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बड़े सगीर का बहुत ही फेमस फूड माना जाता है। जी हाँ, हम राज कचौरी की बात कर रहे हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कैफ़े के बाहर जिनकी राज कचौरी बहुत ही फेमस है। और ये मेरे ख्याल से एक नाम से भी बहुत ही ज़्यादा बादशाहों वाला नाम है इस कचौरी का। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, जो आपकी राज कचौरी है बहुत ही फेमस मानी जाती है, तो मुझे बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और किन किन चीज़ों? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, चने हैं, पोटैटो है, ऑनियन है, पकौड़ी है, भेलपुरी है, उसके अलावा सॉसेज हैं 4 से 5 किस्म की। बहुत ज़बरदस्त है, लोग पसंद करते हैं इसको।
आपने लाइक अपना ये स्टार्ट किया है बिज़नेस, तो कितने लोगों का रिस्पांस आता है और लोग इसको पसंद करते हैं, चटपटी पसंद करते हैं या नॉर्मल? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी रनिंग है हमारी, बहुत अच्छी सर्विंग है और लोग कमेंट्स डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारा। और इसके अलावा आप लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं मतलब आप साउथ इंडियन फूड है हमारा ज़्यादातर, तो ये गुजराती पूरी है, भेल पूरी है, पापड़ी चाट है, समोसा चाट है, जिसके अलावा चना चाट है, सेव पूरी है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है हर चाट का। हमारी इंशाअल्लाह अल्लाह के शुक्र से कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, मुझे ये जो हम स्पेशल अभी राज कचौरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें बना कर दिखाएँ कि किस तरह बनती है और इसमें क्या क्या? क्यों नहीं। और इसमें अब हम सॉसेस ऐड करेंगे। और सॉसेस जो है आपकी किस किस किस्म की हैं, लाइक मार्केट से मुख्तलिफ हैं या फिर है बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमली की सॉस है, खजूर की सॉस है, योगर्ट हमारा जो है वो भी स्पेशल है। तो हमें दिखाइए। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा स्पेशल मसाला है, ये हम खुद तैयार करते हैं। मतलब ये चाट मसाले की तरह का है? रेडी है मैम। ठीक है, मुझे कुछ दें, मैं टेस्ट करके बताऊं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने हमें पूरी राज कचौरी की रेसिपी बताई है और हमें बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और मैंने भी टेस्ट करके देखा है और टेस्ट बहुत ही अच्छा था, जिसमें दही भल्ले, गोलगप्पे और कह लें कि नीमको और फ्रूट चाट सारी चीज़ों का मिक्सचर है ये। और इनकी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनकी जो सॉसेस हैं वो डिफरेंट हैं बाकी मार्केट से और बाकी चीज़ों से, कुछ स्पाइसी भी हैं, कुछ इमली की थी, और सबसे स्पेशल जो मैंने इनकी सॉस देखी है वो खजूर की सॉस इन्होंने बोला है। तो सारी चीज़ें मिक्सचर बनकर जब इन्होंने हमें राज कचौरी पेश की तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आया है। वाह वाह वाह, क्या मज़ेदार कचौरी लग रही थी भाई। मेरा और जमील का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि हम भी जाके कचौरी खाएं। जमील ने तो बहुत बार ये खाई है, मैंने अभी तक ये कचौरी नहीं खाई। लेकिन जमील इसको खाते कैसे हैं? मतलब मुझे लग रहा है दिस इज लिटरली अ टास्क टू ईट दिस कचौरी। मतलब ये गोलगप्पे की तरह नहीं खाना, ये काफी बड़ा साइज होता है। हाँ। अच्छा देखिए, वो पहले आपने क्या करना है, मैं आपको पूरा तरीका बताता हूँ। अच्छा। इसके ऊपर अनार हैं, सवैयां हैं, फिर उसके नीचे सॉसेज हैं, दही है, फिर नीचे भल्ला है, पकौड़ियां हैं, चने हैं, आलू है, ठीक है, पूरी लेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, अंदर वाले को आपने पूरा मिक्स करना है, ठीक है, ठीक है। जो कचौरी है उसको ऐसी रहने देना है, वो थोड़ी कड़क होती है। ओके। अंदर से आपने दही भल्ले खाने हैं और चना और वो सारा ना मजे से उसको पहले आपने एंजॉय करना है। ओके। अच्छा, जितनी देर में आप उसको एंजॉय करेंगे ना, तो जो उसका आउटर क्रस्ट जो हार्ड है वो थोड़ा नरम हो जाएगा, सॉगी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एंजॉय करना है, ओके, ठीक है। तो वो फिर चम्मच से भी टूट जाएगा, जबरदस्त। इस तरह आपने खाना। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वैसे आई माइट बी रॉन्ग, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि गोलगप्पों की एक बड़ी फॉर्म है। कचौरी गोलगप्पे को थोड़ा बड़ा कर दिया, पूरा नहीं खाया जा सकता, पूरा नहीं खाया जा सकता। अच्छा, अब फिर क्या होगा, जब आप उसको खा रहे होगे तो थोड़ा प्लेट में भी गिरेगा। अच्छा, ठीक है। तो वो जो प्लेट में गिरेगा ना, वो आपने कचौरी के साथ खाना है, कचौरी के साथ। जबरदस्त। तो ऐसे, अच्छा जमील, कचौरी जो है बहुत काफी अरसे से मैं लाहौर में ही हूँ, वैसे तो मैं मियाँ वाली से बताती रहती हूँ। आपने कचौरी? मैंने कहीं से नहीं खाई ये कचौरी, और मैं बहुत ज्यादा ये सोचूं कि मैं क्लेम करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। आप बहुत बड़ी फूडी हैं और डिफरेंट जगहों पे आप जाती भी हैं, और फूड टेस्टिंग्स के लिए लोग देखते हैं अक्सर आप वहाँ पर जो है वो रील्स और ये सारी चीजें भी लगा रही होती हैं, फूड रिव्यूज भी मैं देती हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कचौरी का है, तो फिर आप उनसे राब्ता करना। जरूर जरूर, आई विल कांटेक्ट यू, क्योंकि खाना जो है। अच्छा खैर, कचौरी आपने नहीं खाई तो आपने जो है हलवा पूरी तो खाई होगी, ऑफ कोर्स। कतलम्मा खाया? जो देसी पिज्जा होता है, जो देसी पिज्जा होता है, हाँ जी खाया है। कतलम्मा खाया हुआ आपने? देखा भी, आई थिंक खाया हुआ भी है, वही वाला ही था। किसी मेले ठेले से खाया? नहीं नहीं नहीं, मैं ओल्ड लाहौर गई हुई थी, वहां से मैंने खाया। वो कैसा लगा आपको? बहुत स्पाइसी लगा मुझे, और मुझे लगा रोटी है, उसके ऊपर मिर्चें हैं, कुछ स्पाइसेस हैं,
मुझे वो हम इतना किसी दिन मजेदार नहीं लगा। कतलमे में भी हम किसी दिन बात करेंगे डिटेल अभी जल्दी में। जल्दी जनाब कुछ खबरें शामिल करते हैं। और पाकिस्तान की फुटबॉल टीम 3 साल बाद पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार है जनाब। और हसन बशीर की क़यादत में पाकिस्तान की फुटबॉल टीम नेपाल के लिए रवाना हो गई है। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान वाहिद दोस्ताना मैच 16 नवंबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:15 बजे खेला जाएगा। और PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक का कहना है कि कौमी टीम 3 साल के बाद इंटरनेशनल ट्रैक पर वापस आ रही है। और हेड कोच शहजाद अनवर का कहना है कि 7 हफ्ते पर मुहिम ट्रेनिंग के बाद स्क्वाड को हतमी शक्ल दी गई है। उम्मीद है कि खिलाड़ी जोश और जज्बे से खेलते हुए कामयाबी हासिल करेंगे। तो जनाब पाकिस्तान ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के खिलाफ खेला था और अब 3 साल बाद जो है वो पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए तैयार है। जी, गुड लक टीम पाकिस्तान, वी आर प्राउड ऑफ यू। और अब बात करते हैं आईफोन 14 की। अच्छा जमील, जब भी आईफोन आता है मार्केट में तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत इसमें कोई शक नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जब आप एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो परचेज करते हैं तो उसके बहुत ज़बरदस्त कुछ फीचर्स होते हैं। और अगर आईफोन 14 के एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात की जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, बल्कि करवाने जा रहे हैं, कुछ ही अरसे में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि आईफोन 14 से मोबाइल सिग्नल के बगैर अब आप लोगों से रब्ता कर सकेंगे। मतलब वाईफाई के बगैर और मोबाइल डाटा के बगैर सैटेलाइट कनेक्टिविटी से आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, विच इज एन अमेजिंग फीचर। फोन के अंदर ही एक फीचर होगा, फोन के अंदर ही है, आप आईफोन टू आईफोन लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है क्योंकि हम जो है कनेक्टिविटी के लिए मोहताज हैं जी वाईफाई के, सेलुलर डाटा के, लेकिन अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, उनको मैसेजेस कर पाएंगे, फेस टाइम कर पाएंगे और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है ना वो जबरदस्त फीचर्स हैं आईफोन। लेकिन है ना अगेन पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो सकेगा ना यहाँ एप्पल पे है ना यहाँ एप्पल की जो असल फीचर यूज नहीं कर रहे। अच्छा अगर ये आ भी गया जी, ये वाला फीचर आ भी गया हमारे किसी फायदे के तो हम तो नहीं यूज कर सकते। अच्छा जमील, एक और यहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेट, यहाँ पर हमारे पास एप्पल स्टोर नहीं है। मतलब अगर कोई आपके पास गैजेट है एप्पल का, वो ख़राब हो जाता है तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है या तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई रिश्तेदार बाहर से आए, आप उसको दो और फिर आप जाके वो ठीक करवाए। चार्जर की छोटी सी एग्जांपल ले लें कि मतलब अगर आपने ओरिजिनल चार्जर खरीदना है तो आपको यहाँ से बहुत मुश्किल से जो है ना एप्पल का, ऑल्दो वो बेचते उसी प्राइस में और ओरिजिनल करके बेचते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जो है ना वो देसी लोग हैं तो एंड्रॉइड इज बेटर देन iOS। तो जरा देसी माहौल होना चाहिए। एंड्रॉइड फ्री एप्स हैं, ठीक है, iOS में आप पेड एप्स और फीचर्स और फिर इतना महंगा फोन रख के आप उसकी हिफाजत भी करें, मतलब बाकी के काम छोड़ दें आप जिंदगी के, उसकी हिफाजत पे मामूर हो जाए, ठीक है। तो लेकिन फायदे भी बहुत है, इसलिए नाज़रीन एंड्रॉइड यूज करें। कोई ये जो लोग एप्पल यूजर्स हैं, सॉरी टू कट यू, फोबिया है ना जी इससे बाहर निकले, मैं इससे बहुत दूर। लेकिन जो एप्पल यूजर्स हैं वो फिर एंड्रॉइड नहीं यूज कर सकते। दैट इज व्हाट आई थिंक कि जो एप्पल यूज करते हैं फिर एंड्रॉइड इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि वो बिल्कुल ही इंटरफेस चेंज है, ठीक है। तो वो कैसे कर, अच्छा अब एंड्रॉइड वाला आईफोन नहीं यूज कर सकता क्योंकि इंटरफेस ही चेंज है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इंटरफेस चेंज होने को जो ये बना दिया गया ना, ओ आईफोन वाला एंड्रॉइड नहीं यूज कर सकता। ओ भाई 10 दिन यूज करें, आपको 11वें दिन ऐसे एक्सपर्ट हुए होंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलें ठीक है, थैंक यू फॉर द सजेशंस। टाइम कम नहीं, मैं कोई उसको डिस्करेज नहीं कर रहा आप उसको, लेकिन मैं थोड़ा देसी बात कर रहा हूँ ना, नहीं क्योंकि हमारे मुल्क में ज्यादा जो है वो एंड्रॉइड यूजर है और करना भी चाहिए। अच्छा जी, टाइम कम है, जरा जल्दी से एक और इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। पायलट और मर्द अमले को मेकअप करने और बालियां पहनने की इजाजत। How interesting। बरतानवी एयर कंपनी ब्रिटिश एयरवेज ने सिनफी गैर जानिबदारी के नाम पर तैयारे के मर्द अमले को भी मेकअप करने और बालियां पहनने की इजाजत दे दी है। जनाब खबर की तफसील कुछ इस तरह है कि ब्रिटिश एयरवेज ने अमले के लिए अपने सख्त ज़ाब्ते अखलाक में बड़े पैमाने पर नरमी कर दी है। दौरान परवाज मर्द पायलट्स और क्रू मेंबर्स मेकअप कर सकते हैं और बालियां भी पहन सकते हैं। ब्रिटिश एयरवेज का मर्द अमला भी काजल, नेल पॉलिश और पलके लगा सकता है। लंबे बाल होने की सूरत में बाल बांध भी सकता है और बालियां भी पहन सकता है। मर्द अमले को माजी के बरक्स हैंड बैग समेत दीगर लवाजमात ले जाने की भी इजाजत होगी। वर्ड लवाजमात, अच्छा खैर, लेकिन अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि ये जो डिस्पैरिटी थी ना कि खवातीन ये चीज़ कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते, अब मर्द अमला, पायलट, क्रू मेंबर्स
दे कैन वेयर नेल कलर्स, मेकअप भी वो कर सकते हैं, लैशेस भी इवन लगा सकते हैं। चलो ये तो टू मच हो गया मुझे लगता है। अच्छा, मर्द मैं हजरात आपको- जो है ना वो लैशेस लगाएं। अब एक मजे की लेकिन- आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड करता जी। चलूं कि ज़ाब्ता इखलाकी के जो मेमो है, उस जी। मेमो में मुलाजमीन को मुखातिब करते हुए ये कहा गया है दलेर बने और खुद पर फख्र करें। इसी बात पे जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते वर्ल्ड रहिए। डायबिटिक डे आज, तो डायबिटीज पे बात करेंगे, इन डिटेल करेंगे। हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जी। तो इसको आप मिस ना करें क्योंकि डायबिटीज बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें मुब्तला होना शुरू हो गए हैं, तो एहतियात और इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर खुशामदीद। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आज मनाया जा रहा है और इस साल का जो थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। आज हम इस बारे में अगर जानेंगे तो हम अपना कल का फ्यूचर जो है वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो डायबिटीज़ जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इफ़ेक्ट करता जा रहा है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी चेंजिंग्स हैं, क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है ग्लूकोज के हवाले से, बिल्कुल। और कौन कौन से ऑर्गन्स इससे इफेक्ट होते हैं। और अब हम डिटेल में बात करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या, कितनी टाइप्स की होती है, इसका प्रिवेंशन किस तरह से पॉसिबल है। और इस पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमाल ज़फ़र। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि डायबिटीज़ है क्या, इससे किस तरह से बचा जाए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इस वक्त वाकई दुनिया में डायबिटीज़ की पेशेंट की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में भी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। खासकर साउथ ईस्ट एशियन जो लो सोशो इकनॉमिक कंट्रीज़ हैं उसमें इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। 2/3 के मुल्क जो 2/3 पेशेंट हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मौजूद हैं। तो इसकी मेन वजह जो है, सबसे बड़ी वजह है कि गैर मुतनासिब जो खुराक और उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज की कमी और तीसरे नंबर पे जहनी स्ट्रेस और जहनी परेशानियां और जहनी दबाव। ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिसके साथ इंसान को शुगर होने का, जैसे तो अमूमन ये अमूमन लोगों के लिए, कुछ लोगों को खुसूसन कुछ भी सब लिए एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं उसके बावजूद हो जाती है। वो कुछ एक जीन्स होते हैं इंसान के जिस्म में, वो जेनेटिक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन ये कॉमन वजूहात हैं। और होती क्या है डायबिटीज़, होता ये है कि इंसान के जिस्म में एक लबलबा होता है, पैनक्रियास इसको बोलते हैं। वहाँ से जब इंसान खाना खाता है नॉर्मल बंदा, तो खाना सारा ग्लूकोज की शक्ल में जिस्म में जज़ब होता है और खून में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है तो फिर एक लबलबे को एक पैगाम जाता है कि भाई शुगर लेवल बढ़ गया। अच्छा। तो वहाँ से फिर इंसुलिन खारिज होती है और इंसुलिन जो सी है वो सारा शुगर को, ग्लूकोज जो है वो सारे जिस्म के सेल्स में, खुलियों में पहुँचा देती है और शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। और जिस दिन 50% इंसुलिन बननी बंद हो जाती है, लबलबा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देता है, तो उस दिन इंसान को शुगर हो जाती है। बिल्कुल अब सही। जब शुगर होती है तो उसके साथ फिर क्या क्या चीजें पेशेंट के, और ये टाइप्स पहले तो मैं बता दूं, टाइप्स में 2 किस्म की ज्यादा कॉमन शुगर है। एक टाइप 1 होती है जो कि बच्चों में होती है जी, जिसमें एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है और उसमें ना सिर्फ ये मैंने डाइट और एक्सरसाइज बताया, कुछ और इन्फेक्शंस वगैरह भी इसमें रोल प्ले करती हैं। और ऐसे बच्चों में हमें हमेशा ही इंसुलिन देनी पड़ती है, ऐसे लोग गोलियों के साथ कंट्रोल नहीं हो सकते। सही। और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो कि आमतौर पे बड़े लोगों में आमतौर पे 30 साल की उम्र के बाद या 40 साल की उम्र के बाद लोगों में होती है। लेकिन अब क्योंकि मोटापा हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गया है तो अब हम ये बच्चों में भी देखना शुरू हो गए हैं। और इसमें जो है इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन उस तादाद में मौजूद नहीं होती, उस क्वांटिटी में मौजूद नहीं होती जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके। तो उसमें शुरू में हम कुछ दवाएं ऐसी देते हैं जो कि इंसुलिन की ताकत को बढ़ाती हैं और इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती शुरू की स्टेजेस में। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन और कम होती जाती है, जिसमें फिर हमें बाद में इन लोगों को इंसुलिन देनी पड़ती है। सही। तो तीसरी एक बहुत कॉमन जो सी है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि हमला औरतों में शुगर होना शुरू हो गई है। ये भी एक बहुत ही रिस्क फैक्टर जो है, खासकर वो जिनकी फैमिली में शुगर होती है, जो ख्वातीन पहले से वजन ज्यादा होता है जिन लोगों का, और इसी तरीके से उनके और ब्लड प्रेशर वगैरह के मसाइल होते हैं उन लोगों में शुगर होने का। और वो बच्चे, माँ पे भी बुरे असरात होते हैं उसके, और उसके बच्चे पे भी बुरे असरात होते हैं। तो वो एक तीसरा चीज है।
सही सही। तो डॉक्टर साहब आपने बच्चों में डायबिटीज का जिक्र किया, तो उस मुतालिक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो बच्चों में जो डायबिटीज के केसेस आना शुरू हो गए हैं, ये किस हद तक खतरनाक है, और आपके ख्याल में बच्चों में डायबिटीज हो जाना इसकी बड़ी वजह क्या है? जी बिल्कुल, ये मैंने एक तो बताया ना, एक तो बच्चों में जो इंसुलिन डेफिशिएंसी, एब्सोल्यूट इंसुलिन पैंक्रियास पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ इन्फेक्शंस के साथ, इम्यून प्रोसेस के साथ कुछ जिस्म में ऐसे जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं जो कि पैंक्रियास को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती। ये तो है टाइप 1। लेकिन अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो कि पहले बड़ों में होती थी, क्योंकि मोटापा इतना ज्यादा हो गया है कि वो जो है ना, इंसान के जिस्म में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी नहीं होती। तो हम 13-14 साल के बच्चों में ये देखना शुरू हो जाते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि जब किसी बंदे को 40 साल से पहले शुगर होती है तो उसकी जो सी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो सी है वो तकरीबन 7-8 साल कम हो जाती है नॉर्मल बंदे से। तो इसलिए में जितनी जल्दी शुगर होगी उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इनहेरिटेंस का भी तो रोल है। अगर पेरेंट्स को जो है वो शुगर है तो बच्चे में भी वो ट्रांसफर होती है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है, इसका कोई हल है कि टाइमली इसको डायग्नोज कर लिया जाए और इससे बचा जाए? जी, जीन्स हर उसमें मौजूद है। हमारे पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जीन्स मौजूद हैं जो जेनेटिक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन जीन जो से हैं एक लोडेड गन के तौर पे काम करते हैं। अगर एक लोडेड गन पड़ी रहे, 10 साल पड़ी रहे, उसको कोई फायर ना करे तो वो उससे खुद ब खुद फायर नहीं होगा। तो उसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, जिसमें मैंने कहा कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसी तरीके से अगर डाइट का बहुत ज्यादा, आजकल जिस तरह हमारे बच्चे घरों में होम डिलीवरीज करते हैं, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, फिजी ड्रिंक्स और ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि वजन को ज्यादा करते हैं। जब वजन ज्यादा होता है तो इंसुलिन की डिमांड करती है, जिस्म पूरा नहीं कर सकता इंसुलिन की डिमांड, और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको शुगर हो जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिनको ये पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है। तो इस बीमारी में आप मुब्तला हो चुके हैं, इसका पता किस तरह चले? सिम्टम्स थोड़ी सी इसके लिए रिस्क स्कोर बने हुए हैं, और अगर आप उन रिस्क स्कोर को जरा देख लें तो उसके साथ अगर किसी पेशेंट की उम्र 40 साल से ज्यादा है, अगर किसी के फैमिली में किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, या किसी खातून को हमल के दौरान शुगर हुई है, तो इन लोगों को, आम लोगों की शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों में, या जिसका वजन ज्यादा है, जिसका वेस्ट सर्कमस्टांस कहते हैं, वेस्ट जो सी है मर्दों में 35.5 से अगर ज्यादा हो और लेडीज में 31.5 इंच से ज्यादा हो, तो ऐसे लोगों को शुगर जरूर हर साल अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना एक रिस्क फैक्टर है जिसके साथ इंसान को शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वाकई हर 2 में से 1 बंदे को नहीं पता कि मुझे शुगर है, और वो जो से हैं, और वो जो हल्की सी शुगर चल रही होती है वो जिस्म के ऑर्गन को डैमेज कर रही होती है, इसलिए उसका पता लगाना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, देखा यह गया है कि अगर रेशो की बात की जाए तो डायबिटिक लोग जो है वो शहरों में ज्यादा है, देहातों में कम है। इसकी क्या वजूहत हैं? उसमें वही अभी देहातों में वही सादी गज़ा है, वहाँ अभी भी लोग अपनी वॉक वगैरह उनकी होती है, खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं, और अपनी लंबी, उनके पास इतनी ज़्यादा से ज़्यादा मोटर बाइक होती हैं, अभी गाड़ियाँ वगैरह इस किस्म की चीज़ें उनके पास, और इसी तरह नेट के एक्सेस नहीं है उन लोगों के पास, तो उनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, तो उनकी थोड़ी लाइफस्टाइल एक्टिव है। और उसी तरह वहाँ पे आपको ये जितने मल्टीनेशनल आपकी चीज़ें हैं, जो आउटलेट्स हैं, ये वहाँ पे देहातों में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से, और सारे बुजुर्गों में इसी तरह था, ये सादी गज़ा खाते थे, रूखी मुखी गज़ा खानी और सादा पहनना, तो उन लोगों में भी कोई शुगर को नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा इसके इलाज की तरफ आते हैं और एहतियात की तरफ आते हैं। आपने जिस तरह देहात का जिक्र किया कि देहात में लोग अभी भी सादा खुराक खाते हैं और उनकी चहलकदमी भी बहुत ज़्यादा होती है, और शहरों में ये देखने में आया कि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चूँकि टाइम की कमी है और एक रूटीन लाइफ ऐसी हो चुकी है, और फिर एक्सरसाइज भी आपकी रूटीन में शामिल नहीं है। मुझे पूछना मैं ये चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि हुकूमती सतह पर जिस तरह आपने इंसुलिन का जिक्र किया, कुछ मरीज इंसुलिन पर भी आ जाते हैं, इसकी अद्वियात कौन कौन सी हैं, और हमने देखा कि माजी में अद्वियात जो हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल जो कि अब पाकिस्तान से अपना सेटअप भी क्लोज करके जा रही हैं, और बहुत सी अद्वियात हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जितनी बड़ी तादाद में, जैसे 3 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, तो उनके लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात काफ़ी हैं?
मैं इसमें ये बहुत बड़ा है किस्म का, मैं तो इसको सुनामी कहता हूँ। ये बहुत, और सुनामी तो एक दफ़ा आगे चला जाता है, डैमेज खत्म हो जाता है बाद में, लेकिन ये तो सब लगातार जिस बंदे को एक दफ़ा शुगर हो जाए उसको हमेशा के लिए शुगर रहेगी। तो इसमें हुकूमती सतह पे और इंडिविजुअल सतह पे, और हमें ना ये हुकूमत सिर्फ एक हैंडल नहीं कर सकती, हमें अपनी NGOs को एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसमें जो सा है वाकई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल लोगों की सबसे बड़ी नॉन कंप्लायंस या ड्रग इस्तेमाल ना करने की वजह ये है कि उन लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कल हम एक डायबिटिक कैंप लगा रहे थे, उसमें कई लोग ऐसे आए जिनकी शुगर 500 के करीब थी। तो मैं जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमें पता है हमारी शुगर है, हमारी ज़्यादा है शुगर, लेकिन हम लोग दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते। जब 2 पैसे होते हैं हम खरीद लेते हैं, जब पैसे नहीं दवाई नहीं खरीदते। तो उसके साथ फिर जब शुगर इतनी ज्यादा होती है तो फिर जो है ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जी। तो इसमें हम हर सतह पे मेहनत करने की जरूरत है, प्रिवेंशन के लिए भी, ताकि नए लोगों को ना हो, और उसमें एजुकेशन का बहुत रोल है। बच्चों को बताया जाए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो फिर मरीजों की एजुकेशन भी बहुत जरूरी है कि उन्होंने क्या खाना है, उन्हें किस चीज से परहेज करना है। और उसके साथ आपको पता है कि दुनिया में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह शुगर है। दुनिया में गुर्दों की बीमारी बहुत बड़ी वजह शुगर है, हार्ट अटैक की बहुत बड़ी वजह शुगर है, फॉलेज की बहुत बड़ी वजह शुगर है। इस वक्त दुनिया में जो पाँव कट रहे हैं नॉन सर्जिकल नॉन ट्रॉमा, यानी जिसमें चोट नहीं लगी, उसके बगैर नॉन ट्रॉमेटिक फुट एम्पुटेशन की सबसे बड़ी वजह शुगर है। गैंग्रीन की बहुत बड़ी वजह शुगर है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए एक बहुत अच्छा शुगर का कंट्रोल होना जरूरी है। और जब तक उस शुगर ये सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट भी महंगे हैं। अगर आप इनका हीमोग्लोबिन किसी एक पेशेंट का कराएं तो 2000 रुपए का तकरीबन आजकल हीमोग्लोबिन A1C जो 3 महीने की शुगर का एवरेज बताते हैं, उस टेस्ट की कॉस्ट बनती है। अब गरीब बंदा कहाँ से अफोर्ड कर सकता है जिसके 6 बच्चे हों, तो वो उसका किराए के घर में रह रहा हो। तो इतना बड़ा इशू है, इसलिए इसमें हम सबको एज ए नेशन, मेरा ख्याल है हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। हमारे जो कानून साज अदारे हैं उनको बहुत, आप जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन में। आप लोगों के साथ बार यानी ये एक दिन की बात नहीं है, रोजाना एक छोटा सा एक मैसेज आप लोगों को कन्वे करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग जो कुछ ना कुछ उसके साथ एक सेंसिटाइज हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ फायदा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी कोशिश रहती है कि अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट किया जाए, इस तरह के इश्यूज पर बात की जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पर यह भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाकर आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी वो फूड आइटम्स हैं? इसमें देखें, बात यह है कि मैं आमतौर पर मरीजों को यही कहता हूँ कि हराम कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ें हलाल हैं, लेकिन थोड़ा खाना चाहिए, एतदाल रखना चाहिए। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एतदाल वो रखना चाहिए। लेकिन जो ग़िज़ाएं ऐसी हैं, एक तो हमें फाइन चीज़ें जो सी हैं, रिफाइंड चीज़ें जो सी हैं, जिस तरह बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये ब्रेड जो सी है, फाइन आटे की ब्रेड, जो मैदे की ब्रेड होती है, इस किस्म की चीज़ों से हमें वो करना चाहिए। फिजी ड्रिंक्स वगैरह से हमें बचना चाहिए जी। और हमें यानी सैलड और फ्रूट्स, कुछ लोग कहते हैं जी फ्रूट्स नहीं खाते, जी हम फ्रूट्स खाना चाहिए, दिन में 2 से 3 फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए, लेकिन बहुत बड़े साइज का फ्रूट ना हो, मीठे से मीठा फल भी खा सकते हैं, इवन आम भी आधा आम काट के खाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, फ्रूट जूसेस के बारे में क्या आपका टेक है? क्या वो उनका इंटेक कितना होना चाहिए? अगर आप पीते भी अनार का जूसेस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जूसेस जो है ना, उसमें वो फाइबर वगैरह निकल जाता है। इवन फ्रेश जूस जो से है ना, दूसरे तो सिंथेटिक तो रह गए, फ्रेश जूसेस भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ना, लेकिन अगर टेस्ट के लिए कभी छोटा सा आधा कप ले लिया तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली वी डोंट अलाउ कि हम पेशेंट जो है ना जूस वगैरह नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करें। तो उसके अलावा जो है यानी चोकर वाला आटा, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हम मल्टीग्रेन खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि पेड़ा छोटा रखें, जो मर्जी जो आटा खाएं, लेकिन पेड़ा छोटा रखें। आप वो जो बड़ी बड़ी रोटियां, अफगानी रोटियां या नान जो आप तंदूरों से मंगवा के खाते हैं, उसके साथ जो है ना एकदम शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह कुछ भी खा सकते हैं, 1-2 बोटियां, बड़ा छोटा, मछली मुर्गी सब खा सकते हैं। अच्छा। लेकिन एतदाल जो है ना, जो मैंने एक बात बताई है, एतदाल वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अब डॉक्टर जमाल जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बहुत डिटेल के साथ हमने इस पर डिस्कशन की। और डॉक्टर बताया कि कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं अगर आप डायबिटिक हो जाते हैं, और
अद्वियात के जरिए इसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है, हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी तादाद में लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं तो हमारी NGOs को भी और हर शख्स को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा कि डायबिटीज से बचा जा सके। और अवेयरनेस जमील क्रिएट करना बहुत जरूरी है, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग इस चीज में मुब्तला हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है, और फिर बहुत जब सीन या वो बस हो जाती है वो बीमारी, तो तब जाके वो डायग्नोज होता है कि वो डायबिटिक है। तो खुराक के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि बैलेंस्ड डाइट का होना जो है ना वो बहुत जरूरी है। उन्होंने बात की कि एतदाल के साथ खाना चाहिए, ज्यादती किसी भी चीज की जो होती है वो नुकसान होती है। अच्छा, अभी हम जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हकीम साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि हिकमत की रूह से डायबिटीज को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी अद्वियात क्या हैं। सैर चावला हमारे साथ होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे हम ये जानेंगे कि डाइट के जरिए और लाइफस्टाइल को चेंज करके किस तरह हम डायबिटीज से बच सकते हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो किस तरह अपने आप को आप बचा सकते हैं। फर्दर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान बात, और ये डायबिटीज़ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हो रहे हैं। और जिस तरह हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि पिछले 3 सालों में 70% इंक्रीज़ आया है, और अब तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में जो लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं। तो अभी हम हिकमत की रूह से डायबिटीज़ का किस तरह इलाज मुमकिन है और उसमें कौन कौन सी अद्वियात हैं, उस पर बात करने के लिए हमें हकीम मोहम्मद अनवर खान लोधी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हकीम साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, आई एम वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ग्रेट टू। हकीम साहब, पहले थोड़ी सी सिम्टम्स की बात कर देते हैं, बताइएगा कि क्या सिम्टम्स होती हैं, किस तरह से ये अर्ली डायग्नोज हो सकता है, डायबिटीज का किस तरह से पता चल सकता है कि डायबिटीज में एक शख्स मुब्तला हो रहा है? जब तक कोई नए पेशेंट्स जिनके पास डायग्नोज नहीं हुआ, प्राइमरी उनको जो इब्तदाई अलामत उनमें सिर्फ है और जिस समय कोई अलामत नहीं होती, अगर वो थोड़ा और इख्तियार कर जाए सूरत में थकन गैर मामूली तौर पर जाती है, और ख़ास तौर पे टांगों के और थाइस की मसल्स में दर्द हो सकती है, और भूख लगेगी लेकिन खाने खाएंगे तो उसकी और बढ़ जाएगी। ये प्राइमरी इलामात हैं जब तक कोई डायग्नोज नहीं हुआ। उसके बाद फिर लेबोरेटरी सारा कुछ आएंगे। तो तिब्बी एतबार से जो हम तो खैर कदीम निज़ाम में मिजाज के एतबार से तकसीम करते हैं, जो आम से मुतल्लक नहीं है। जो आम से मुतल्लक ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये डायबिटीज़ जो है ये एक बाकायदा खाने पीने की खराबियों का मर्ज है, लाइफस्टाइल का मर्ज है। आपका खाना पीना गलत हो गया तो डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, और ये इम्कानी तौर पे है जो ज़्यादा ले रहे हैं लोग उनमें खराबियाँ बढ़ेंगी। मर्जियाती हवाले से जो तिब्बी यूनानी फर्क तस्वर किया जाता है, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है वो भी आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, जबकि सदियों से तिब में इसका बाकायदा तज़किरा मौजूद है। वो है कि ये अंतड़ियों में एक खराबी की वजह से मर्ज पैदा होता है, जो एक किस्म का है। 4 किस्मों में हम इसे तकसीम करते हैं। उनमें से एक जो है उनकी कसीरुल वकू है, वो है कि अंतड़ियों में एक ऐसी खराबी आती है जिससे अंतड़ियों के सबसे छोटे एब्जॉर्प्शन एरिया जो हैं, अंतड़ियों के विलायक जो हैं, उनके अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं उनका सुराख जो है, उनकी इजाजत जो है बढ़ जाती है। उससे गैर मामूली तौर पे बड़े अज्जा जिस्म में जाते हैं जिनको जिस्म ऑब्जर्व नहीं कर सकता, और उसके बदले में इनको भी पैदा नहीं कर पाता, या उसके अंदर रेजिस्टेंस जिसे आम लोग। तो ये तशखीस में थोड़ा सा फर्क है एलोपैथिक के मुकाबले में। अगर हम उसको मैनेज करते हैं तो मुस्तकिल तौर पे ठीक हो सकते हैं इसके। ओके, बिल्कुल। बाकी ग़िज़ाई एहतियात में हम जो अपने पेशेंट्स में से अच्छे रिजल्ट हासिल किए हैं वो है कि अपना प्लेट सेट करने से पहले आप अपने आप को एक प्लान करें कि आपने किस तरह करना है इसको। मेरा मुशाहिदा है अगर आप प्लेट जो है उसमें 20% कार्बोहाइड्रेट हो तो आप अपनी शुगर को काफ़ी हद तक मैनेज रख सकते हैं। दूसरा, एक और गलत फहमी है कि लोग समझते हैं कुछ चीज़ों के अंदर जैसे शुगर कम है, जैसे आड़ू है या चकोतरा है, इनमें शुगर कम होती है जी। हो सकता है शुगर कम में ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खराबी ये आती है कि ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं इनसे अंतड़ियों में एक नुकसान पैदा होता है, जो मैंने पहले तज़किरा किया जी। तो ये उनको बढ़ाने का बनते, इसलिए उनकी
मजीद बिगड़ जाती हैं। जी सही सही। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह एलोपैथी में इंसुलिन है और दीगर अद्वियात हैं जिनके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, तो हिकमत में तरीका इलाज क्या है? कौन कौन सी अद्वियात है? आप किस तरह ट्रीट करते हैं इसको? जी, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हम उनको 4 जगहों पे मैनेज कर सकते हैं शुगर के पेशेंट्स को। सबसे पहले तो यह है कि हम उनके फूड में, जैसे मैंने पहले कहा है, कि उसके कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमम करें। अच्छा। और दूसरी सूरत ये होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट आप ले चुके हैं उनकी हम अपटेक रोक दें या कम कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो उसकी कन्वर्शन ग्राफ है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, उसको हम मैनेज कर लें। और चौथी सतह पे ये है कि हम जो ग्लूकोज खून के अंदर जा रहा है उसको बर्न करने की कोशिश करें। ये चारों अद्वियात अलग ग्रुप्स की हैं। चूंकि फार्म से मुतल्लिक नहीं है, लोगों को सिर्फ ये ख्याल रखना चाहिए कि एक तो फूड में अपने ख्याल रखें कि जो स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे आलू है, चावल है, शकरकंदी है, स्वीट्स हैं, इनको क्विट ऑफ करें ऑलमोस्ट। अच्छा। और गंदम, प्रोटीन फ्री गंदम और इस तरह के आ रही है चीजें, तो कोशिश करें उनको इंतखाब में लें। तीसरा जो है सबसे बड़ा नुकसान होता है डायबिटिक पेशेंट में, वो होता है कि वो थकन गैर मामूली महसूस करते हैं और एनर्जी कम होता जाता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एक सबसे अच्छा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार आप बॉटम लाइन पे ले आएं और प्रोटीन की मिकदार मुनासिब मिकदार में बढ़ाएं, ताकि आप प्रोटीन ज्यादा लेने से और मत ना चले जाए। ये बेसिक सी साइंस है। और अगर मैं कहूँ कि कोई अगर डायबिटिक है तो उसे मसाला जात को थोड़ा प्लस रखना चाहिए। अदरक, लहसुन को थोड़ा प्लस रखेंगे। ये गरम मसाला है क्या, एंजाइम्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। और डायबिटीज जो है ये मेटाबॉलिज्म का ही एक मर्ज है, इसलिए जो घर में आप मैनेज करते हैं वो यही हो सकता है। फिर भी अगर मैं घरेलू टोटके के तौर पे बताऊं तो एक आसान हल ये है कि अपने खानों में हल्दी थोड़ी सी ज्यादा कर दें। दूसरा एक के लिए भी पिछले साल से हमने अपने क्लिनिक पर ट्राई किया, वो घर पे भी लोग बना सकते हैं। तुम्मा एक होता है, हंजल कहते हैं हम तिब में से। अच्छा। और तुम्मा यानी हंजल आम चीज है, हर जगह से मिल जाती है। और सुंड, खुश्क अदरक जो होता है जी, अच्छा, ये दोनों चीज आकर पीस लें और पीस कर इसकी गोलियां बना दें, कोई छोटे के बराबर। हकीम साहब, आप क्वांटिटी भी आपने बताई है इसकी कि कितनी क्वांटिटी में आपने लेनी है ये दोनों चीजें? बराबर वजन लेनी है ये दोनों। अच्छा, ओके। और इसकी गोलियां बनाएं, जितना बेर छोटा सा होता है ना, या 2 चने के बराबर गोलियां बनाएं। और इसको नहीं है, इसको अपने नाफ के अंदर रखना है। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर मॉइस्ट हो तो ज्यादा बेहतर है। बेशक थोड़ा सा इसको गीला कर दें पानी से गोली को, जब रखने लगे खुश्क पड़ी हो तो रखेंगे। इसके 15-20 मिनट बाद आपका मुंह कड़वा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर जिस्म में कुछ चेंजेस आएंगी, जिससे हो सकता है कुछ लोगों में शुगर कम हो जाए अचानक, ऐसे भी देखने में आए हैं। तो ये एक सेफ मेडिसिन है जिससे किसी किस्म का नुकसान का एहतमाल नहीं है। ओके। तो मेरा सुन रहे हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। उम्मीद रखता हूँ कि बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, ये भी बताइएगा, नीम के पत्तों की क्या कोई अफादियत है? क्या उनका इस्तेमाल जो है वो इफेक्टिव है अगर आप डायबिटिक हैं तो? जी, जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च सेंटर्स हैं, NPC है और इस तरह की दूसरे, उनमें से नीम के पत्ते और करेले 2 चीजों के लिए वाज़ेह तौर पे हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन कंसिडर किया जाता है और बिला इसका असर होता है। और अगर इसके साथ कोई कब्ज शाह दवाई शामिल कर दी जाए तो आप इससे ज्यादा जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है उनको कब्ज हो जाए तो उनके साथ बिगड़ जाते हैं। माइट पॉसिबल उससे शूट कर जाए, हजम खराब हो जाए, तो ये सारा कुछ और से हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए भी डॉक्टर साहब बता दें कोई हल, उसका कोई देसी टोटका बता दें, क्योंकि लोग नीम के पत्ते और करेले जो हैं वो यूज करते हैं डायबिटीज से बचने के लिए। करेले के ऊपर वाले छिलके जो अमूमन वेस्ट कर दिए जाते हैं पकाने के दौरान, 100 ग्राम खुश्क हो और 100 ग्राम पत्ते हो तो उसमें 25 ग्राम सनाए मक्की, ये एक पौधे के पत्ते होते हैं, मारूफ दवाई है। अच्छा। इन सब को पीस के पाउडर तो 1 टीस्पून फुल रात सोने से पहले लें। ये बहुत कुछ मैनेज कर देगा, खास तौर पे जिन लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है या पाँव सुन, तलवे में दर्द होता है, तो काफी मैनेज हो जाएगा। ठीक है। और सुबह शाम
शुगर को भी ये मैनेज करेगा। ठीक हो गया। अच्छा हकीम साहब, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद लग रही होती है, आप क्या रेकमेंड करते हैं कि किस तरह से उनको जो है ना हेल्दी मंचिंग के लिए कोई आप अगर ऑप्शंस बता दें, कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसा स्नैक जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो मतलब फिलिंग उनको फील हो, भूख भी ना, शुगर से भी बच जाएं। वैसे खुश्क चने कहा जाता है, काले चने भुने हुए। जी, हमारे यहाँ जो बाकायदा क्लिनिक में एक शेड्यूल दिया जाता है जिससे रिजल्ट बड़े अच्छे हमें मिले हैं। हम तजवीज़ करते हैं कि सुबह नाश्ते में 7 काजू और 14 पिस्ते और 1 कप सेपरेट मिल्क का लीजिए। अच्छा, ये आपका एक नाश्ता हो गया। इसके बाद मुझे लोगों में जो देखा मैंने 4 घंटे तक भूख नहीं लगती। बहुत अच्छी किस्म का न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है और एपेटाइट को भी मैनेज करता है। बिल्कुल सही। हफ्ते में ले लीजिए, ठीक है। हफ्ते में मजीद जो है 1 हाफ बॉइल और 1 कप दूध जिसमें सौंफ या दालचीनी उबली हुई हो, तो ये 3 दिन के ले लीजिए। एक दिन कोशिश करें कि आप सिंपल सी कोई फूड जो घर में आपको पसंद लगे वो ले लें, लेकिन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना रखे जाए। अच्छा। और दोपहर में कोशिश कि सब्जियां लें, खास तौर पे शलजम, मूली, कद्दू, टिंडे, इन ग्रुप्स में से कुछ, और उसमें रोटी थोड़ी से थोड़ी की जाए, कार्ब जो मिनिमम रखें, चम्मच के साथ खाएं तो बहुत अच्छा होगा जी। और रात के खाने में थोड़ी रोटी और करेले का सालन, काले चने का शोरबे वाला सालन या देसी चिकन या फिश जो फार्म की ना हो ली जाए। तो ये बात 4 हफ्ते के अंदर पेशेंट जो है संभल जाते हैं, थकन हट जाती है, भूख भी मैनेज रहती है। बिल्कुल। फिर भी अगर कहीं तो मेरा मशवरा है नट्स पे आ जाए, ज्यादा अच्छा होगा। इससे कोई खराबी का है। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको, तो मीठे का कोई भी सब्स्टिट्यूट भी बता दें। असूली तौर पे चूंकि फितरतन जिस्म के अंदर जिस वक्त लो एनर्जी होता है तो जिस्म उसकी डिमांड करता है जिसको उसको बूस्ट हो सके। चूंकि जिस्म मेन सेंसर है ग्लूकोज खून के अंदर कितना है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। जैसा मैंने पहले कहा कि जो हम ग़िज़ा लेते हैं अंतड़ियों में खराबी की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स या अज्जा इतने बड़े रह जाते हैं कि पिट्यूटरी सेंसर के अंदर नहीं जा सकते, लिहाजा जिस्म उसे सेंस भी नहीं कर पाता, हालांकि खून में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होती है। फिर भी तो नतीजतन ग्रेविंग आएगी और इस तरह की जो कमजोरी, थकन, लेथार्जिक बाज़ आता है। उसका हल वही है कि आप न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएं और मिनरल्स की मिकदार जिन ग़िज़ाओं में ज्यादा है उनको थोड़ा बढ़ाएं, उससे और आपको फुलनेस फील होगी। फिर भी अगर कहीं कोई सैलड के तौर पे लेना चाहते हैं तो मेरी राय है बंद गोभी और प्याज धुला हुआ, ये 2 चीजें ली जा सकती हैं और बतौर सलाद मूली को लिया जा सकता है। इससे आप महसूस करेंगे तो ये काफी महफूज, बजाय इसके कि वहाँ कोई उल्टी सीधी चीजें उबाल के खा ली जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हकीम मोहम्मद अनवर खान लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और बहुत हेल्पफुल ये एक डिस्कशन थी जिसमें आपने पूरा एक डाइट प्लान भी बता दिया कि किस तरह आप डायबिटीज से बच सकते हैं और मीठे की क्रेविंग अगर आपको हो रही है तो वो उन्होंने बता दिया कि मीठे की क्रेविंग को कम करें किस तरह से। सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है कि अगर आपने मीठा खाना है तो वो क्या खाए। अच्छा, ऐसा कोई टोटका नहीं बताया। और जमील, आपने एक और चीज नोट की होगी कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जब मैंगो सीजन होता है, आम का जब सीजन होता है, गर्मियां आती हैं, तो कैसे वो बचते हैं। मेरे तो घर में अपने क्योंकि अब्बा है तो आम के साथ वो एक और भी टोटका जो कि डिस्कस नहीं कर पाए कि आम खाएं, उसके ऊपर से उसका छिलका भी थोड़ा सा चबा लें। ऐसा करते हैं कि अभी हमें ब्रेक के बाद डॉक्टर सहर चावला ज्वाइन करेंगी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनसे हम फिर ये जानेंगे कि अगर मैंगो खाने का दिल कर रहा हो तो क्या करें। सही कह रही है कि साथ छिलका भी खा ले। अच्छा जमील, पता है क्या डॉक्टर सहर की इतनी अचीवमेंट्स हैं कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर किया डाइट प्लान देकर। वो डाइट प्लान देती हैं और वो बीमारी जो है वो कहीं नजर ही नहीं आती। तो इस पर भी बात करेंगे कि फूड के जरिए। बिल्कुल। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बात और ये डायबिटीज पे और एलोपैथिक और उसके बाद हिकमत, इन सारे इलाज और एहतियात के बाद जनाब खुराक पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा रिपोर्ट में भी कि देहातों में शरह बहुत कम है डायबिटीज़ की, लेकिन 15% प्लस इस टाइम डायबिटीज़ की शरह शहरों में है। तो शहरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी लाइफ है और उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है, जंक फूड्स भी खाने हैं और फिर प्रोसेस फूड भी खाने हैं और फिर सर्वाइव भी करना है। तो अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को किस तरह मेंटेन किया जाए
आप डायबिटीज से किस तरह बचा जाए, इस सब पे हम बात करते हैं। डॉक्टर शहर चावला हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, यू लुक सो प्रिटी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, हुस्न नज़र। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा मैं इससे इंटीमेटली एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि जो मेरा क्लाइंट्स का सबसे ज़्यादा पूल है वो डायबिटीज़ और गट, आंतों की डिजीजेज में डिवाइडेड है। सो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट इट। सर्वाइव करना है तो जंक फूड खा लें, जिंदगी में थ्राइव करना है तो मत खाएं। और सर्वाइव तो कोई भी कर लेता है, मज़ा तो तब है जब आप थ्राइव करें। सो द थिंग इज दैट कि प्री डायबिटीज इज अ प्रॉपर कंडीशन जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस होना शुरू हो गई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप 10 से 15 साल डायबिटीज़ की जोन में हो सकते हैं और वो टेस्ट में डायग्नोज नहीं होता। बेशक आप इंसुलिन के लेवल्स को, आप HbA1c के लेवल्स को बहुत डायग्नोस्टिक मानते हैं, लेकिन हो सकता है 10 to 15 ईयर्स है ना, हो सकता है 10 to 15 ईयर्स आपका HbA1c नॉर्मल आए और आप प्री डायबिटिक हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे लाइफस्टाइल में हैं जहाँ आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, यानी आप नींद पूरी नहीं कर रहे, इट इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेसर। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इट इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेसर। आप जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर। इंटरनल स्ट्रेसर यानी आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजी चल रही है, आप में फैमिली, इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक ट्रेंड होता है। आप में जेनेटिक टेंडेंसी है तो हो सकता है आप इतने सालों से। एंड एवरीवन जो कि मुंह नीचे करके देखता है और उसको अपने पैर नजर नहीं आते और तोन नजर आती है, आप सब प्री डायबिटिक है। अगर आपके टेस्ट में नहीं भी आ रहा, खुश होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बता दिया। इट इज अ बायोमेडिकल थिंग, यू नो। ये मैंने एक बार एक और शो में भी बताया था। ये मैंने हवा में बात नहीं की है, ये बायोमेडिकल बात की है मैंने, जिसको मैं अगर एक्सप्लेन करना शुरू करूं। ये आपने जिस डॉक्टर से बात की ना, ये बहुत साल पहले मैंने सुनी थी और मैं तब से आज तक इसको फॉलो कर रहा हूं। रोज देखा करें। ठीक है, मैं रोज देखता हूं, हर दूसरे दिन का। जिस दिन मुझे लगे कि मुझे अच्छा ऐसे करके नहीं देखना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, आपके पाँव नजर आएंगे ना। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और झुकना नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और नीचे देखना, आपको पाँव नजर आना चाहिए, तोंद नहीं नजर आनी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर तोंद नजर आए ना, फौरन से आप इसको कॉन्शियस हो जाएं। अच्छा, इसकी बायोमेडिकल रीजन बताऊं, क्योंकि डायबिटीज की डाइट पे सभी बात करते हैं, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। प्री डायबिटीज, डायबिटीज बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसको आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोटापा बीमारी है। अगर आपकी कमर से चर्बी के पल्ले लटक रहे हैं तो खुश मत हो, आप खाते पीते और हेल्दी नहीं है, आप बीमार हैं। और यही फिर बाकी सारी जो बीमारियां हैं ना उसको जन्म देता है। अगर आपको ओबेसिटी है, आपको प्री डायबिटीज या डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो कि बेस बनाता है डायबिटीज की, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, आपको चीजें भूलना शुरू हो गई हैं और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, इस सब क्लस्टर को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पहचानने का बेहतरीन तरीका ये होता है, अब मेरी टांगों और हाथों में कोई ऑर्गन्स नहीं है, मेरे सारे ऑर्गन्स, हम सब के सारे ऑर्गन्स का क्लस्टर हमारे पेट में है। अगर पेट मोटा हो रहा है, आपकी एप्पल शेप बॉडी है जिसको हम डॉक्टर सेंट्रीपिटल ओबेसिटी कहते हैं, इसका मतलब है ऑर्गन के ऊपर चर्बी आ रही है। ऑर्गन के ऊपर चर्बी आ गई है, आप प्री डायबिटिक हैं। आपको किसी टेस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपकी तोंद निकली हुई है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपको खाने के बाद नींद आती है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपको थकावट फील होती है जरूरत से ज्यादा, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपके हाथ पांव सुन होते हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। आपके आर्मपिट्स में, आपके गर्दन में थोड़ा सा काला पैच अगर आपको नजर आ रहा है और वजन भी बढ़ रहा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। 2-3 घंटे के बाद खाना अगर आपने नहीं खाया और आपका दिल बैठना शुरू हो रहा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। किसी टेस्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ जाएं। सबसे पहले फिर प्री डायबिटीज की बात कर लेते हैं। प्री डायबिटीज में खुराक क्या होनी चाहिए? खुराक के जरिए हम किस तरह डायबिटीज से बचें? एक मैंने कोट पढ़ा था एंड इट स्टेड विद मी, कोई 10 साल पहले पढ़ा था जब फ्रेशली ग्रेजुएट किया था, कि ईट लाइक यूर अ डायबिटिक हार्ट पेशेंट विद अ स्ट्रोक सो दैट यू नेवर बिकम वन। ऐसे खाएं जैसे आप डायबिटीज के मरीज हैं, आप दिल के मरीज हैं, आप स्ट्रोक के मरीज हैं और अब तो मैं कहती हूँ आप गट के भी मरीज हैं, ताकि आप कभी बन ना जाएं। हमेशा आपको परहेज पे रहना चाहिए। तो प्री डायबिटीज में भी आपके पास वही सारी बात आ जाती है। अगर आप में ये सारे सिम्टम्स हैं, सबसे पहला जो आपने काम करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ज़बान को ताला लगा लें 16 से 18 घंटे के लिए। उससे होता क्या है हिना, और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअली प्री डायबिटीज की जब शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, आपके फैट सेल्स के ऊपर एक ताला लगा होता है जो कि इंसुलिन के एक्शन को आसान बनाता है, फैसिलिटेट करता है। जब फैट सेल, मोटे ओबीज लोगों की बात कर रही हूँ, अपने साइज में बड़ा होता है, उस ताले का साइज चेंज हो जाता है। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है हिना, कि उसने ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना होता है ताले के थ्रू। ताले की शेप चेंज हो गई, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, इसी को तो डायबिटीज कहते हैं। अब जब आप इंटरमिटेंट
फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे आप भूखे रहते हैं, जब आप 12 घंटे से ऊपर कुछ नहीं खाते इंसुलिन लेवल 0 पे ड्रॉप कर जाते हैं। जब इंसुलिन लेवल 0 पे ड्रॉप करते हैं, आसान लफ्जों में समझाऊंगी, बॉडी के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो चर्बी बर्न करे। चर्बी बर्न होती है, ताले की शेप वापस आती है, ग्लूकोज अंदर जाना शुरू हो जाता है, प्री डायबिटीज जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। पहला स्टेप ये है। लेकिन इसमें आपको शुरू में 10-15 दिन बहुत बुरा फील होता है। मेरे पास है ना, जब क्लाइंट्स आते हैं, अभी आप पहले बात करी थी कि माशाल्लाह पेशेंट्स के रिजल्ट शेयर करती हूँ, उनकी मैं काउंसलिंग करती हूँ। 10-15 दिन बहुत बुरा फील होगा, आपने अपना दिल छुटाना नहीं है। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, हाइपोग्लाइसीमिक डिप को हाइपोग्लाइसीमिक डिप काटती है। यानी जो बार बार ऐसा लगता है ना मेरा दिल बैठ रहा है, वो कैसे खत्म होगा? जब आप उस दिल बैठने को बर्दाश्त करना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप इंसुलिन सेंसिटिव होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मैं उन लोगों के लिए बात नहीं करी जो इंसुलिन ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहे हैं और अपने नाश्ते के साथ इंसुलिन लेते हैं। आपने डिप्स बर्दाश्त नहीं करनी, आपकी डाइट प्लान्स डिफरेंट है। आप हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में भी और भूख भी बर्दाश्त करनी है। भूख भी वो अगर आप प्री डायबिटिक हैं, आपने भूख बर्दाश्त करनी है। वो लोग जो इंसुलिन लेते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स लेते हैं, मेरे पास तो माशाअल्लाह ताला रिव्यूज मौजूद हैं, क्लाइंट्स की इंसुलिन भी छूट जाती है। अल्लाह ताला हम लोग देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब रिजल्ट शेयर करती हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपने जो फास्टिंग की बात की है, इस पर भी एक रिसर्च मुझे याद आ गई है बेसिकली कि फास्टिंग पर कैंसर से मुतालिक ना पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही थी। तो रिसेंटली तो नहीं, लेकिन अभी भी उसमें चल रही है। तो उसमें जो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट थ्योरी की शक्ल में सामने आई वो ये थी कि अगर आप फास्टिंग करते हैं ना, तो एक ही क्योर है इसका। बेसिकली कैंसर का जो इलाज है वो मतलब लाइक दवाइयों से, मतलब इसको आप पूरा क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप बच सकते हैं। और वो थी फास्टिंग। वो उन्होंने फिर पूरा मेटाबॉलिज्म और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेरा जो पीएचडी का माइनर सब्जेक्ट था ना बायोकेमिस्ट्री का, वो था कैंसर मेटाबॉलिक पाथवेज। उसमें हमने एक बड़े मजे का रिसर्च पेपर पढ़ा, आर्टिकल, वो भी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। जो आपका कैंसर सेल है ना, वो जिस साइकिल से ग्रो करता है, वो साइकिल है आपकी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वो साइकिल है जो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल करती है। अगर आप फास्टिंग में जाते हैं, आप बॉडी से ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कट डाउन करते हैं, और जो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी आती है ना बॉडी में, वो आती है कीटोन। जब बॉडी में कीटोन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंटर होगी, सिर्फ फास्टिंग, मैंने आपकी रिसर्च को जरा एलैबोरेट करी। अब जब मैंने ग्लूकोज ही काट दिए, मैंने तो ग्लाइकोलिसिस ही काट दी। जब ग्लाइकोलिसिस हो ही नहीं रही, कैंसर सेल कैसे ग्रो करेगा? अब बॉडी जो है वो कीटोन, और एक और मजे की चीज होती है आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग में, आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज शुरू होती है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी कहते हैं अपने आप को खाना। अब कैंसर सेल्स, डैमेज वाले सेल्स, वो अपने आप को खाना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी शुरू कर देती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें। अब अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बच्चों की तरफ आते हैं थोड़ा, क्योंकि बच्चों की भी एक बड़ी तादाद डायबिटीज में मुब्तला हो रही है। मौरूसी होती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमारा एक लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो इसकी एक बड़ी रीजन है। तो बच्चों में डायबिटीज को किस तरह डायग्नोज किया जाए, और प्री डायबिटिक या अगर वो डायबिटिक है तो उसमें फिर क्या खुराक शामिल की जाए, क्या माइनस किया? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। एक आपके पास जो डायबिटीज होता है ना, ऑटो इम्यून डायबिटीज, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसे सिचुएशन होती है, यानी उसमें लाइफस्टाइल से शुरू में कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं है कि वो खराब लाइफस्टाइल की वजह से। ऑटो इम्यून का मतलब है कि जिस्म अपने ही खिलाफ हो गया। ऑटो इम्यून डायबिटीज में आपके पास क्या होता है कि जो आपके सेल्स हैं, पेंक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, बॉडी अपने ही बीटा सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब जब बीटा सेल ही नहीं है, इंसुलिन कहां से बनेगा? ठीक है, इसलिए इसको IDDM कहा जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी कि जवानों को होता है, ज्यादा यंगस्टर्स को होता है। और ये जो डायग्नोज होता है ना, ये 16, 17, 18 की एज में डायग्नोज होता है, सख्त होता है। अब इसमें शुरू में आपको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसमें उस गिल्ट ट्रिप में जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही हुआ। ये ऑटो इम्यून है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। ये डायग्नोज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका इतना स्वेयर मैनिफेस्टेशन होती है ना कि वो जल्दी ही डायग्नोज हो जाता है। लेकिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में भी अगर आप लाइफस्टाइल और डाइट फैक्टर्स को कंट्रोल करें, तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इंसुलिन के यूनिट्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, कंप्लीटली इसमें इंसुलिन छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स जो कि स्टूडेंट्स हैं, LSE में, लम्स में पढ़े, माशाल्लाह उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपना डाइट और इन सारी चीजों को कंट्रोल करें। दूसरा जो आप कह रहे थे कि अगर आपके पास इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ऑटो इम्यून नहीं है, तो डायग्नोज करने का यही तरीका है, जितने भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स हैं मैंने आपको बताए प्री डायबिटीज के। मेरे पास अभी पेशेंट
पेशेंट्स वगैरह, मुझे इतना दुख होता है, 14-15 साल की बच्ची है, ये गर्दों पे काले नेक बैंड बने हैं। अच्छा, उनके कल ही मेरी क्लाइंट की अम्मी कह रही थी ये बड़ा स्क्रब करती है, ये नेक बैंड उतर जाए। मैंने कहा ये स्क्रब से नहीं जाएगा। आप इनको इंटरमिटेंट फास्टिंग कराइए, नेक बैंड 3 महीने में गायब हो जाएगा, गायब हो जाता है लोगों का। आर्मपिट के बैंड्स भी गायब हो जाते हैं, इसका मतलब है रेजिस्टेंस रिवर्स हो गई। अच्छा, खुराक की तरफ आते हैं हम जरा। जी जी डॉक्टर साहब, खुराक के जरिए किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? फिर बच्चों में जिस तरह से अब आप भी बात करती रहती हैं कि शुगर, बच्चे जो हैं दे आर एडिक्टेड, मीठे के बगैर उनको लगता है कि जिंदगी इनकम्प्लीट है, और माओं के लिए भी बड़ा कन्वीनियंट होता है। बच्चे रो रहे हैं तो चॉकलेट दे दी। अब ऐसे बच्चे जो डायबिटिक हैं, किस तरह से कोई ऑल्टरनेट बता दें कि क्या ऑल्टरनेट है शुगर का, मीठे का? या फिर सख्ती किस तरह करनी है बच्चों पे? जी बिल्कुल। देखिए, बच्चों पे वही सख्ती कर सकता है जो अपने ऊपर सख्त हो। जब आप अपने ऊपर ही सख्त हैं, आप किस मुंह से अपने बच्चे को डांटेंगे? और एक और बात मैं माओं को हमेशा कहती हूँ, शायद कुछ लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, अब आप माँ बन गई है ना तो कन्वीनियंस छोड़ दें, या आपने खुद सेलेक्ट की, अब जरा नज़्मो ज़ब्त की कायल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मीठा जब आप अपने बच्चों को देते हैं, क्या आपको पता है आप उनके दिमाग में कौन सा सेंटर एक्टिवेट कर रहे हैं? वो वाला सेंटर एक्टिवेट कर रहे हैं जो ड्रग्स से एक्टिवेट होता है। मैं आपको बताऊं, मीठा आपके दिमाग का जो सेंटर एक्टिवेट करता है, दैट इज द सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर। अब मेरा और आपका हम सबका दिमाग सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर पे नहीं चलना चाहता, अल्लाह ने हमें ऐसे नहीं बनाया। अब जब हम मीठा लेते हैं ना तो हमारा सुप्रा नॉर्मल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। ये वही रिसेप्टर है सुप्रा नॉर्मल जो ड्रग लेने से एक्टिवेट होता है। पीपल हु हैव एडिक्शन टू एनीथिंग इन लाइफ, they have more propensity towards being addicted later on in life. मीठा भी तो एडिक्शन है। बिल्कुल, जैसे नशे की होती है। बिल्कुल, फार्माकोलॉजी अगर आप पढ़े, हमारे 3rd ईयर में सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, उसमें जो चैप्टर है एडिक्शन पे, उसमें एक लिखा हुआ है, कैटजन बड़ी फेमस बुक है, कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन। Can you imagine that? Can you just imagine that? आप अगर आपने, और I know I have a sweet tooth, अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता, बट कभी-कभी then there are alternatives। ऐसे बच्चों को हम लोग आलमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर और मेपल सिरप, अगावे नेक्टर, एरिथ्रोटॉल, हनी, गुड़ इन लिमिटेड अमाउंट्स। अगर आप देखें, स्कूल तो आपका बच्चा ना है ना 4-5 साल की उम्र में गया, उससे पहले तो वो आपके पास ही था ना। आप उनके टेस्ट बड्स मत डेवलप करें मीठे के लिए। आई थैंक माय मदर फॉर दैट कि मीठे का टेस्ट ही नहीं डेवलप किया, वो आप खुद। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हुकूमती पॉलिसी पे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग है कि 2019 में जो डायबिटीज़ की पेशेंट्स की तादाद थी 1 करोड़ से प्लस थी, और विदिन 3 इयर्स 70% इसमें इंक्रीज आया है। 3 करोड़ 30 लाख लोग पाकिस्तान में डायबिटीज में मुब्तला है। हुकूमती पॉलिसी इस वक्त क्या है इसको काउंटर करने के लिए? देखिए, सबसे पहली पॉलिसी जो इसको काउंटर करने के लिए होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स, लोगों को एजुकेट कर दे। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं आई थी, हमने बच्चों के न्यूट्रिशन पे बात की थी, और मैंने कहा था बिठाओ माओ को और उनको पढ़ाओ। अगर माएँ पढ़ जाएंगी तो बच्चों में प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगे न्यूट्रिशन के। बिठाएं लोगों को, और स्पेशली अबव 40 लोगों को, और उनको पढ़ाएं। डायबिटीज अवेयरनेस वर्कशॉप करें। मैं खुद अपना डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम हिना को पता है, मैं लॉन्च करने लगी हूँ इंशाल्लाह जनवरी से, जो कि 3 से 6 महीने का प्रोग्राम होगा, जिसमें जो लोग प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, हुकूमत भी अपने तौर पर ये करे, हमारे जैसे लोगों की सर्विस 100 मैं हाजिर हूँ, जो लोगों को एजुकेट करें और उनको इतना ट्रेन कर दें 6 महीने के अंदर कि उनको पता लग जाए मैंने डायबिटीज पे ऐसे लगाम डाल दिया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, यही थीम है इस साल डायबिटीज का जो आज दिन मनाया जा रहा है। तो इसी हवाले से, इसी मुनासबत से हमारी ये कोशिश थी कि हम हर एंगल से डायबिटीज के इस टॉपिक को कवर करें और हर तरीका इलाज आप तक हम पहुंचाएं, वो एलोपैथी हो, वो हिकमत हो, वो न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो जनाब, अभी वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, और ऑन अ लाइटर नोट एंड में मैं ये बात करना चाहूँगा कि मुझे लगता है शुगर की ज़्यादा वजह जो है वो ख़वातीन भी हैं हमारी सोसाइटी में। ये डॉक्टर साहर, आप इस बात से आई थिंक एग्री नहीं करेंगे। मैं हमेशा अच्छा, पहले पूछे ना क्यों और कैसे? नहीं, आप बताएं। मीठी होती हैं अंदाज में और गुफ्तगू में। ये देखा आपने नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर बातें हो रही है दो खवातीन के दरमियान। हर वक्त तो ये होता रहता है, यू आर सो स्वीट, यू आर सो स्वीट। तो वो स्वीटनेस जो है ना, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डायबिटीज पे बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। जोक्स अपार्ट, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।